नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज अपने डिस्कस करेंगे मृदा विज्ञान के जो नेक्स्ट टॉपिक है। वैसे तो कल अनाउंस कर दिए थे स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल यानी मृदा की संरचना। उसके बाद अपने बात करेंगे मृदा प्रच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल। और तीसरा जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा टॉप सॉइल एंड सब सॉइल यानी पृष्ठीय मृदा व अवमृदा। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप एग्रीकल्चर का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देना, इन तीनों टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पक्के आते ही आते हैं। अगर आज आपने ये क्लास एंड तक ले ली, इसका मतलब है कि आपके एक व दो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वो पक्के हो जाते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान का परिचय। और परिचय में हमने बात की थी कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है यानी मृदा निर्माण कैसे होता है। और उसके साथ साथ अपने बात की थी कि सॉइल की डेफिनेशन क्या है यानी मृदा की परिभाषा क्या है, और सॉइल साइंस क्या, और सॉइल साइंस की ब्रांचेज क्या है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मृदा की संरचना की, उसके बाद मृदा प्रच्छेदिका और उसके बाद पृष्ठीय व अवमृदा। तो फटाफट लाइव आ जाइए। जो भी दोस्त है एग्रीकल्चर से रिलेटेड या अपने दोस्तों से शेयर करिए, फटाफट लाइव की संख्या बढ़ाइए और लाइक में कंजूसी न करिए, फटाफट लाइक भी कीजिए। तो फिर अपने जो सबसे पहला पार्ट है यानी मृदा की संरचना उस पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट लाइव आ जाइए। जो स्टूडेंट अभी लाइव नहीं हुए हैं वो फटाफट लाइव हो जाइए। अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा की संरचना, है ना। मृदा जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो मृदा संरचना जो है उस पर अपने बात करेंगे। सॉइल की स्ट्रक्चर क्या होती है यानी मोटा मोटा उसका स्ट्रक्चर क्या है। इससे देखो बहुत ही सिंपल सा होता है ये टॉपिक जो होता है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा, फिर भी अपने कई बार क्या है इसको गलत कर देते हैं। देखो मैंने ये जो यहाँ पर इमेज दे रखी है आपके सामने, ये सॉइल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये तो बहुत मोटा मोटा है, अपने थोड़ा सा इसमें डिटेल से बात करेंगे। अगर अपने एवरेज बात करें तो देखो ये मृदा को हमने पाई डायग्राम से आपको दिखाया है, ये इसका 100% आयतन दिखाया है। पाई डायग्राम जो है वो 360 डिग्री कोण पे बनता है और उसको पूरे को हम 100% में दिखाते हैं। तो जब हम मृदा की संरचना की बात करेंगे तो मृदा का जो 50% भाग होता है वो ठोस होता है। ये इधर वाला भाग ठोस होता है। 50% जो भाग है वो ठोस होगा ना, सॉलिड होगा वो 50% होगा। और बाकी जो 50% बच गया, इधर जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो क्या होता है, रंध्रावकाश होता है, पोरोसिटी होती है, यानी कहेंगे कि इसमें रंध्र होते हैं। 50% रंध्र होते हैं और 50% क्या होता है, ठोस होता है। ये एक औसत मृदा की बात होती है। बाकी जैसे क्ले होता है तो उसमें रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ जाता है, और अगर बालू होता है तो रंध्रावकाश प्रतिशत है वो घट जाता है। मैंने यहाँ 50-50% बताया, रंध्र भी कितने हैं 50% है, और ठोस है वो भी कितने हैं 50% है। अगर यहां पर हम क्ले की बात करते हैं, क्ले यानी चिकनी मिट्टी की बात करते हैं, तो चिकनी मिट्टी में रंध्रावकाश 58% हो जाता है। इसका मतलब सॉलिड कितना बचा, सॉलिड फिर 42 ही बचा ना। और वहीं पर अगर हम बालू की बात करते हैं तो बालू के अंदर जो रंध्रावकाश प्रतिशत होता है वो 40 ही होता है। इसका मतलब जो ठोस है वो कितना हो गया 60%। ये बात आगे जब हम मृदा घनत्व पढ़ेंगे यानी डेंसिटी पढ़ेंगे, सॉइल डेंसिटी पढ़ेंगे, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, वहां पर ये बहुत जरूरी है याद रखना। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो सॉइल डेंसिटी आप नहीं समझ सकते, मृदा घनत्व आप नहीं समझ सकते। दो तरह का घनत्व होता है ना, एक स्थूल घनत्व होता है और दूसरा कण घनत्व होता है। चलो वो जब आएगा तब हम दोबारा से फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो क्ले होता है उसका जो रंध्रावकाश होता है वो कितना होता है 58%, और बालू होता है उसका कितना होता है 40% होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो ये मैंने जो ठोस बताया 50%, इसमें से 45% खनिज होता है, 45% जो भाग होता है ये मिनरल्स का होता है, ये 45% मिनरल्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, बालू होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है। जनरली जो मिट्टी का सबसे बड़ा कण होता है वो बालू होता है, सबसे छोटा होता है वो क्ले होता है, और बीच का होता है वो सिल्ट होता है। तो कणों को तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। उसके अलावा और भी कई इसमें पार्टिकल हो सकते हैं, जिप्सम के हो सकते हैं, चुन्नी के हो सकते हैं, और भी बहुत सारे जो खनिज हैं। आपको जो दिख रहा है मिट्टी में सॉलिड, उसमें दो चीज हो सकती है। एक तो कार्बनिक पदार्थ, जो जीव है, जीवों का अवशेष है वो कार्बनिक पदार्थ है, और उसको छोड़ के वहां पर जो भी आपको दिखेगा वो सारा का सारा मिनरल है यानी खनिज है। मिट्टी का कण अपने आप में क्या होता है, खनिज होता है।
पीछे मैंने आपको मृदा निर्माण की बात की थी, तब बताया था मृदा निर्माण 2 चरणों में पूरा होता है। चट्टानों से क्या बनेगा, रिगोलित, और रिगोलित से क्या बनेगा, मृदा। चट्टानें क्या है, खनिजों के संगठन को चट्टानें कहते हैं। चट्टानों के टूटने से यानी खनिजों के टूटने से खनिज बनेंगे, और फिर खनिजों के टूटने से खनिज बनेंगे। यानी मृदा अपने आप में खनिज है, और उसमें कोई अगर सॉलिड मटेरियल आ सकता है तो वो जीव या जीवों का अवशेष आ सकता है, उसको हम कार्बनिक पदार्थ की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो 45% जो टोटल ये 50 है ठोस ठोस जो है, इसमें से 45 जो है वो कौन सा होगा, मिनरल्स होगा। 5% होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। 5% होगा वो जनरली क्या है, कार्बनिक पदार्थ होता है। पहले हम ठोस की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या है जो रंध्र है उसकी बात करेंगे। मैंने कहा कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, 5%, औसत 5% होता है। ठीक है, इस 5% को अपने पूरा मान ले 100%, यानी सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक पदार्थ की बात करें, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर की बात करें और कोई बात नहीं करें, तो इस कुल ऑर्गेनिक मैटर में से, कार्बनिक पदार्थ में से 10% तो पौधे की जड़ें होती है भूमि में, मृदा के अंदर। 10% है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, और 80% जो होता है वो ह्यूमस होता है। 80% है वो क्या होता है, ह्यूमस होता है। देखो ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। मिट्टी के कुल आयतन में से, मृदा के कुल आयतन में से 45 खनिज होता है, 5% कार्बनिक पदार्थ होता है, और इस कार्बनिक पदार्थ में 10% जड़ें, 10% सूक्ष्म जीव और 80% क्या होता है, ह्यूमस। अब बात आती है ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस होता है कंप्लीटली डीकंपोज ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी पूर्णतः सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ। पूर्णतः सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पूरे मृदा के आयतन में से कार्बनिक पदार्थ औसत 5% होता है। अलग अलग मृदाओं में अलग अलग हो सकता है, किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। अब मैं बात करूं भारत में सबसे कम कार्बनिक पदार्थ वाली मृदा राजस्थान की, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदाएं हैं, जिनमें कार्बनिक पदार्थ 0.1% से भी कम होता है। सुपरवाइजर का जो पहला एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था, ये 9 में हुआ था शायद, या पता नहीं बीकानेर यूनिवर्सिटी ने करवाया था, मुझे ईयर पक्का याद नहीं है। उसके अंदर आया था कि जो मरुस्थलीय राजस्थान की मृदाएं हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, 0.1% से भी कम होता है। ये कार्बनिक पदार्थ बहुत कम होता है। ये कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है अपने आप में बहुत कम है। आपसे पूछ ले भारत में किन मृदाओं में सबसे कम कार्बनिक पदार्थ है, आप बोलोगे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदाओं में। पूरे भारत में से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखिए आप सबसे कम कार्बनिक पदार्थ वाली मृदा मैंने बता दी। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ 90% या इससे ज्यादा होता है उनको पीट मृदाएं कहते हैं। उनको अपने क्या बोलेंगे, पीट मृदाएं। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ 90% या उससे ज्यादा होता है उनको पीट मृदाएं कहा जाता है। एक चीज हमेशा माइंड में ध्यान में रखनी है आपको, कहीं भी सड़न होती है, अपघटन होता है, किण्वन होता है, वहां पे माध्यम हमेशा अम्लीय होता है। वहां पे माध्यम हमेशा अम्लीय होगा। तो कार्बनिक पदार्थ जैसे जैसे मृदा में, कार्बनिक पदार्थ जैसे जैसे मृदा में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मृदा की अम्लीयता बढ़ती जाएगी। अब देखो औसत तो 5% कार्बनिक पदार्थ और यहां 90% कार्बनिक पदार्थ, ये मृदाएं बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है और इनका जो पीएच मान है वो 4 या 4.5 से भी कम होता है। और जब पीएच मान 4.5 से कम हो जाता है तब वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो जाती है, यानी बहुत अधिक अम्लीय हो जाती है, और इन परिस्थितियों के अंदर खेती करना संभव नहीं होता है। यानी पीट मृदाओं के अंदर अगर हम कोई सुधारक डालेंगे तो वो सुधर कर खेती के योग्य होगी, अदरवाइज उसमें खेती नहीं की जाती है। ये पीट मृदाओं की समस्या है। इससे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, हम जनरली कहते हैं जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है वो ज्यादा उर्वर होती है, लेकिन यहां पर तो क्या है, कार्बनिक पदार्थ ही है सारे का सारा, फिर भी यहां पर खेती नहीं कर सकते। इसका मतलब ये तो उर्वर है ही कहां, ये तो उर्वर है ही कहां। उर्वरता का मतलब क्या होता है, किसी मृदा द्वारा पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता, यहां तो पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता गड़बड़ा जाती है। तो ज्यादा कोई भी चीज है, अति जो है ना वो हमेशा ही बुरी होती है। 4 रोटी की भूख अच्छा है, खा लोगे तो नींद आएगी, क्लास कोई और ही लेगा, समझ गए ना। तो कार्बनिक पदार्थ एक लिमिट में ठीक होता है, उससे ज्यादा होने पर वो नुकसानदायक होता है। उससे ज्यादा होने पर क्या होगा, वो नुकसानदायक होगा, फिर वो फायदेमंद नहीं रहने वाला है। ये चीज ध्यान रखना।
पीट मृदाएं होती है उनको मक मृदाएं कहते हैं, बोग मृदाएं कहते हैं। उसके अलावा जहां पर घास के मैदान होते हैं वहां की पीट मृदाओं को अपने फेन बोग मृदा भी कहते हैं। कई तरह के नाम होते हैं, जब अम्लीय लवणीय सारीय मृदाएं पढ़ेंगे वहां पर इसकी बात करेंगे, लेकिन यहां तो कार्बनिक पदार्थ की बात आ गई इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मैंने कहा था कि जहां पर सबसे कम कार्बनिक पदार्थ है, भारत में ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें सबसे कम कार्बनिक पदार्थ है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा। क्यों? वहां पानी की कमी है, वनस्पति कम है, वनस्पति कम है तो कार्बनिक पदार्थ आएगा कहां से? जहां वनस्पति होती है वहीं पर जंतु ज्यादा होते हैं, और वनस्पति और जंतु है उनके अवशेष है, उनके अवशिष्ट है, वो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा राजस्थान की मरुस्थलीय मृदाओं के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम क्यों होती है। अब बात आती है, देखो औसत जो है वो 5% कार्बनिक पदार्थ होता है। औसत जो है वो कितना कार्बनिक पदार्थ होता है? औसत है वो 5% कार्बनिक पदार्थ होता है। लेकिन अगर ये कार्बनिक पदार्थ 5% की बजाय 20% से ऊपर निकल जाता है, अगर किसी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से ज्यादा होती है तो उस मृदा को कार्बनिक मृदा कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। गौर से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर किसी मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक होती है तो वो कार्बनिक मृदा है। 20% से कम होगी तो कौन सी हो जाएगी? 20% से ऊपर है यानी कार्बनिक पदार्थ की डोमिनेंसी बढ़ रही है, कार्बनिक पदार्थ का प्रभाव बढ़ रहा है, तो हमने उसको कार्बनिक मृदा कहा। और अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से कम होती है, इसका मतलब किसका प्रभाव ज्यादा है? खनिज का प्रभाव ज्यादा है, फिर हम उसको क्या बोलेंगे? खनिज मृदा बोलेंगे। गौर से सुनिए, अगर किसी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से ज्यादा है तो कार्बनिक मृदा है, 20% से कम है तो खनिज मृदा है, और किसी मृदा में अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 90% या उससे ज्यादा हो जाती है उसको पीट मृदा कहते हैं। पीट मृदा को मक मृदा, बोग मृदा है ना, ये भी कई नामों से भी जाना जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ के आधार पर आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि औसत मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 5% होती है। औसत मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% होती है, और जो मिनरल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 45% होते हैं। ये तो हो गई ठोस की बात। मिनरल्स के अंदर क्या होता है? सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड, सिल्ट, क्ले मैंने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपने चट्टानों से संबंधित होगा। उसके बाद मृदा के भौतिक गुणों पर बात करेंगे। मृदा के भौतिक गुणों पर जब हम बात करेंगे तो वहां पर मृदा कणाकार आएगा, और मृदा कणाकार को समझने के लिए मृदा कण पढ़ेंगे अपने, तो वहां पर मैं बालू, सिल्ट और क्ले के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं अब इस भाग में। मैंने कहा 50% मिट्टी में रंध्र होते हैं। देखो जहां कण होते हैं उनके बीच में जगह तो बचेगी, उनके बीच की जो जगह है वो रंध्र होते हैं। और ये जो रंध्र होते हैं इनमें दो चीजें हो सकती है, हवा और पानी, या तो हवा या पानी या फिर दोनों ही। अब देखिए 25% औसत हवा होती है, वायु होती है, और 25% औसत है वो क्या होता है? जल होता है। ये देखिए इस डायग्राम के अंदर मैंने इस तरह का सा निशान लगा दिया। ये क्यों लगाया है? मैंने ये इसलिए लगाया है कि 25% जो वायु है उसकी जगह कुछ पानी भी ले सकता है, और पानी की जगह हवा भी ले सकती है। कैसे ले सकती है? आप सोचिए कि मार्च के बाद हमने फसल काटने के बाद कोई जमीन को पानी नहीं दिया और लंबे समय से बारिश भी नहीं हुई है, तो अब मृदा में 25% थोड़ी नमी बचने वाली है। अब मिट्टी में तो नमी कम होती गई क्योंकि मिट्टी पूरी तरह से सूखती गई। तो वो रंध्र है वो पानी के बगैर हो गए, तो वहां पर किसने जगह ले ली? वायु ने जगह ले ली। तो अब क्या होगा? सूखी मृदा में वायु का प्रतिशत बढ़ जाएगा। और अभी अभी हमने खेत में पानी लगाया है तो सारे के सारे रंध्र है वो पानी से भर जाएंगे, मृदा संतृप्त हो जाएगी, तो वायु सारी की सारी कहां है? बाहर निकल जाएगी। उस समय वायु की जगह कौन ले लेगा? पानी ले लेगा। इसलिए ये बीज के अंदर है वो इंटरक्रॉस टाइप का बनाया हुआ है कि मृदा के जो रंध्रावकाश होते हैं वो 50% होते हैं, उसमें 25% वायु होता है, 25% उसके अंदर जल होता है। और वायु और जल होते हैं वो एक दूसरे के अंदर स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, बाकी हम जनरली फील्ड कैपेसिटी पढ़ते हैं। फील्ड कैपेसिटी क्षेत्र धारण क्षमता, ये क्षेत्र धारण क्षमता की स्थिति होती है। क्षेत्र धारण क्षमता पर 25% वायु होती है और 25% जल होता है। सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र धारण क्षमता पर ऐसा देखने को मिलता है। बाकी उससे
ज्यादा अगर पानी होगा तो फिर क्या होगा, आपको पानी की मात्रा है वो 25% से ज्यादा दिखेगी, और मृदा सूखी होगी तो फिर आपको क्या होगा, जनरली वायु है उसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। अब देखो मैंने बात की वायु की, आपके एक टॉपिक है जनरली मृदा वायु, मृदा के भौतिक गुणों के अंदर आता है। अगर आप गौर करोगे तो अभी मैं आपको 2 मिनट के अंदर करवा दूंगा, ठीक है। तो साथ साथ में अपने मृदा वायु की भी बात कर लेते हैं। मृदा के अंदर वायु की अगर बात की जाए, देखिए अगर हम बात करें वायुमंडल की, मृदा की बाद में करेंगे ना, वायु के संगठन को क्या बोलते हैं, वायुमंडल। सतह से लेकर जहां तक गैसों का संगठन फैला हुआ है उसको वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो 78.08% होता है। आप जनरली इसको कितना बोल देते हो, सिंपली राउंड फिगर में 78% बोल देते हो। दूसरी मैं बात करूं, जो वायुमंडल है उसके अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है, 20.95% होता है, और इसको आप जनरली क्या बोल देते हो, 21% राउंड फिगर में बोल देते हो। नेक्स्ट अपने बात करें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वायुमंडल में 0.033% होता है, ठीक है। ये जो डेटा है ये प्रतिशत के अंदर दिया हुआ है, और सिंपली आप 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के अंदर बताते हैं। ये तो पूछा गया है यहाँ पे प्रतिशत में, किसमें सॉरी पूछा क्या गया, मैंने बताया आपको, ये तो जनरली किसमें बताया मैंने आपको, प्रतिशत के अंदर। आजकल एग्जामिनर बहुत शाणे हो गए, क्वेश्चन तो सिंपल ही देते हैं लेकिन क्वेश्चन की भाषा ऐसे लिख देते हैं कि गड़बड़ हो जाता है, मामला आते हुए भी नहीं आता है। प्रतिशत, प्रतिशत यानी परसेंट, परसेंट मतलब 100 में से, 100 में से अगर तुलना की जाए तो हम उसको प्रतिशत बोल देते हैं। एक होता है पीपीएम, पीपीएम की फुल फॉर्म बताइए फटाफट क्या होता है ना, बताइए भी पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होता है, आप सब लोग जानते होंगे, देखते हैं कौन से ही बताता है। पीपीएम की फुल फॉर्म पार्ट पर मिलियन, ठीक है, सबका आंसर ठीक आ रहा है। नाम अभी नहीं, नाम देखो ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जस्ट अपने इसी टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, हमेशा ही करते हैं उसी तरह से। पहले अपने थ्योरेटिकल बात करते हैं, वहां पे आपके कमेंट सही आते हैं या गलत आते हैं उन पर अपने बात करेंगे, ठीक है। तो पीपीएम का जो आंसर है वो सब लोग लगभग ठीक दे रहे हैं। पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, है ना, नाराज नहीं होना जी, मारो नाम को नहीं पढ़ो, है ना। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख में से भाग। पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख में से भाग। आपने डेटा प्रतिशत में याद किया, लेकिन अगलों ने किसमें पूछ लिया, पीपीएम के अंदर पूछ लिया। पीपीएम का मतलब कितने में से होता है, जो पीपीएम है वो पार्ट पर मिलियन यानी 10 लाख में से भाग। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या बोलेंगे, 10 लाख में से भाग। जो 10 लाख में से होगा वो क्या होगा, पीपीएम होगा, और जो 100 में से तुलना की जाएगी वो कौन सा होगा, प्रतिशत होगा। अगर हमें इनको किसमें बदलना है, पीपीएम में बदलना है, तो मैं एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता देता हूं, उस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप प्रतिशत को पीपीएम में बदलना चाहते हैं, प्रतिशत टू पीपीएम, प्रतिशत परसेंट टू पीपीएम में बदलना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा काम करिए, जो प्रतिशत है उसको 10,000 से गुणा कर दीजिए। प्रतिशत है उसको क्या करेंगे आप, 10,000 से गुणा कर देंगे, तो आपका जो प्रतिशत है वो पीपीएम में बदल जाएगा। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को फटाफट पीपीएम में बदल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड को फटाफट पीपीएम में बदल दीजिए। देखते हैं कि ये फॉर्मूला आपके समझ में आया है या नहीं है। आपका जो आईक्यू लेवल है वो भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा चेक हो जाएगा। कि गजब गजब कमेंट करते हैं तो चलो उनका ये भी पता लग जाएगा कि वो कमेंट करने में एक्सपर्ट है या फिर आंसर देने में भी एक्सपर्ट है। फटाफट बताइए, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसको अपने कितने से गुणा करना है, 10,000 से गुणा करना है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा होती है 330 पीपीएम या फिर 0.033% होती है। बस जस्ट सिंपल है। अब कईयों ने आंसर दिया है 300, सोनू कटारिया जी गलत है। कईयों ने दिया है 3000, कईयों ने 300, कईयों ने 300 पीपीएम, कईयों ने 330 पीपीएम दिया, जैसे ममता ब्रोच, शाबाश। उसके अलावा कृष्ण, ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। भीमसेन का भी आंसर ठीक है। राम प्रसाद, विनोद मीणा, हनुमान गढ़वाले, शाबाश। अनुराधा, प्राग राजपूत, जोहन स्टूडियो, पवन रावत, है ना। इको फ्रेंडली ने गलत दे दिया भी आंसर। उदयदीप, है ना। तो ये ठीक है, पीपीएम प्रतिशत से पीपीएम में आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने देखिए, ये तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया, प्रतिशत से पीपीएम में। कई बार ऐसा भी मामला फंस जाता है कि पीपीएम वाले को प्रतिशत में बदलना पड़ता है, पीपीएम टू परसेंट।
सिंपल सा उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा। उल्टा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीपीएम को 10,000 से भाग दे देंगे, पीपीएम को 10,000 से भाग दे देंगे तो वो पीपीएम है वो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। अभी मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करता हूं, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। देखो जो सोडियम बेंजोइड होता है, सोडियम बेंजोइड आप लोगों ने नाम सुना, थोड़ा सा टॉपिक से हटे हैं, बस सिर्फ इसकी वैल्यू बताने के लिए। सोडियम बेंजोइड है वो जनरली जो पेय पदार्थ होते हैं या परिरक्षित पदार्थ होते हैं उनमें अपने अधिकतम सीमा में 600 पीपीएम ले सकते हैं, अधिकतम सीमा में 600 पीपीएम ले सकते हैं। पीपीएम में क्वेश्चन क्या आया था कि सोडियम बेंजोइड को परिरक्षक के रूप में कितनी मात्रा में काम में लिया जाता है। अब देखो इसके अंदर उसने क्या दे दिया, जो आंसर है वो जनरली प्रतिशत में दे दिया। ए आंसर दे दिया 0.1% से कम, बी ऑप्शन दे दिया 1% से कम, ठीक है, सी ऑप्शन दे दिया इसी तरह से 1 से 10%, और डी ऑप्शन शायद 10 से प्लस दिया होगा, ये इस तरह से दिया। तो अगर हमें पीपीएम को प्रतिशत में नहीं बदलना आता तो हम किस तरह से राइट करेंगे। अब देखो मैंने क्या कहा, 600 पीपीएम जो है वो सोडियम बेंजोइड आप यूज कर सकते हो। सोडियम बेंजोइड जो रंगीन उत्पाद होते हैं उनको परिरक्षक करने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे सॉस है, केचप है ना, इनके अंदर अपने काम में लेते हैं। अब अपने इसको क्या करेंगे, 10,000 से भाग देंगे, 10,000 से भाग देंगे तो 0.06 आंसर आता है। कितना आता है, 0.06 आंसर आता है, 0.06%। अगर ये आपको फॉर्मूला पता होता तो अगर आपके क्वेश्चन आता तो आप उसको गलत नहीं करते, सीधा सीधा राइट क्वेश्चन की तरफ चले जाते, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। अपनी बात चल रही थी मर्दा वायु की, अपनी बात जो चल रही थी वो चल रही थी मर्दा वायु की, तो मैंने वायुमंडल की वायु का संगठन बता दिया। अब ऐसा क्यों किया, है ना, आप सोचेंगे भी ऐसा क्यों कर दिया, मर्दा की बात चलते चलते वायुमंडल पे चले गए, है ना। तो देखो इसका कारण है हमें तुलना करनी होती है। अब मर्दा की जो गैसें हैं उनकी बात करें, मर्दा में जो नाइट्रोजन होता है वो 79.2% होता है। मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है वो किसकी तुलना से ज्यादा होता है, वायुमंडल की तुलना से ज्यादा होता है। बस ये तुलना करने के लिए ही मैंने जनरली आपको वायुमंडल के गैसों का संगठन बताया था। और आपके टॉपिक भी है मौसम व जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। हर कोई एग्रीकल्चर का एग्जाम है उसके अंदर ये टॉपिक होता ही होता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे दीजिए, चाहे कोई से भी लेवल का, तो वहां पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन जो होता है वो मिट्टी के अंदर 20.6% होता है, जो वायुमंडल की तुलना से कम होता है। ये कम क्यों होता है, ये ज्यादा क्यों होता है, इसकी भी अपने बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो मृदा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 0.25% होता है। तो ये तुलनात्मक, देखो नाइट्रोजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन है वो वायुमंडल की तुलना से कम होता है। लेकिन आप सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कौन सा सबसे ज्यादा फ्लैक्चुएट हुआ है, सबसे ज्यादा जो मात्रा वायुमंडल और मृदा के बीच में फ्लैक्चुएट हुई है वो मात्रा कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो वायुमंडल की तुलना से मृदा में लगभग 10 गुना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है। वायुमंडल की तुलना से मृदा के अंदर लगभग 10 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में आया हुआ है, प्री पीजी में आया हुआ है, डबल एओ के एग्जाम में आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है दूसरे एग्जाम में आना तो बहुत आम बात है। आप और एग्जाम में जब क्वेश्चन आया कि मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, आईसीआर में तो पूछा गया था मृदा से कितना, सॉरी वायुमंडल से कितने गुना ज्यादा होता है, मैंने अभी बताया कि वायुमंडल से 10 गुना ज्यादा आता है। पीजी और डबल एओ के अंदर जब क्वेश्चन आया था तब पीपीएम में मात्रा पूछ ली थी, मैंने तो यहां प्रतिशत में बताई है। मैंने कहा था प्रतिशत को कितने से गुणा कर दो, आप 10,000 से गुणा कर दो, राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2500 पीपीएम आ जाएगा। तो वहां पर जो राइट आंसर था वो 2500 पीपीएम ही था। जो मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उनको अच्छे से याद कर लेना, पक्का आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, आपसे उनका मिलन होने वाला है, ठीक है। ऐसे मत समझना, क्योंकि जब यूट्यूबर क्रिएटर हो जाते हैं तब हर क्वेश्चन पे बोलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसी बात नहीं है। जिस पे मैं सबसे ज्यादा जोर दूं, सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करूं जिस क्वेश्चन को, समझो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा और आप देखते रहिएगा, ठीक है। और अगर आपको इस क्लास में पूरा मजा आ रहा है, आप एजुकेशन के साथ, स्टडी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैंने कहा था जो टीचर होता है उसके लिए मोटिवेशन डॉज हमेशा आपकी वॉचिंग व्यूज होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे वायुमंडल और मृदा के अंदर कंपैरिजन आपको बता दिया है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब अपने यहां पे डिस्कस करते हैं
कि ये डिफरेंस क्यों आया, वायुमंडल की तुलना से मृदा में ये गैसों का संगठन है, इसके अंदर ये बदलाव क्यों देखने को मिला, इसके पीछे कारण क्या होता है, ढंग से समझिएगा, लॉजिकल सी बात है। ये मृदा की सतह है, यहां पर मिट्टी के कण हैं और मिट्टी के कणों के बीच में रंध्र है और रंध्रों के बीच में ही वायु रहनी है। तो ये जो कण है ये ठोस भाग है, ये गैसों के लिए बीच में बैरियर बनेंगे, रुकावट बनेंगे, यानी गैसों के विसरण की जो दर होती है उसको क्या करेंगे, धीमे करेंगे। जैसे जैसे मृदा गहरी होती जाती है वैसे वैसे मृदा कठोर होती जाती है, जैसे जैसे मृदा गहरी होती जाती है वैसे वैसे मृदा कठोर होती जाती है, जैसे जैसे गहरी होगी वैसे वैसे रंध्रावकाश प्रतिशत भी कम होता जाता है, पोरोसिटी कम होती जाती है। मृदा की गहराई बढ़ने के साथ साथ मिट्टी सघन होती है, डेंस होती है या कठोर होती है, रंध्रावकाश प्रतिशत कम होता है, और जब रंध्र कम होंगे तो वायु की विसरण दर भी क्या होगी, कम होगी। सोचिए, एक तो आपने खुले के अंदर एक सिलेंडर है उसको खोल दिया और एक सिलेंडर है उसको मिट्टी में दबा के खोला, तो सबसे पहला कौन सा खाली होगा, जो वायुमंडल में आपने खोला है, क्योंकि वायुमंडल में कोई गैस के लिए बैरियर नहीं है, कोई रोक रुकावट नहीं है, वो फटाफट बिखरेगी, विसरित होगी। मिट्टी के अंदर कणों की रुकावट है जिसकी वजह से विसरण दर क्या होगी, धीमी होगी। इसलिए मृदा के अंदर गैसों की विसरण दर हमेशा ही कम होती है। मैंने कहा था आपके एक टॉपिक है कौन सा, सोइल एयर, तो सोइल एयर में यही चीजें पूछी जाती है। सोइल की डेप्थ बढ़ने के साथ, गहराई बढ़ने के साथ साथ मृदा सकन होती है, मृदा का घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, जिससे रंध्रावकाश प्रतिशत, पोरोसिटी कम होती है। रंध्रावकाश प्रतिशत कम हो गया तो विसरण दर भी कम होगी, रंध्र कम है तो जल धारण क्षमता भी कम होगी, लेकिन घनत्व और सघनता हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आपसे पूछ लें, मृदा की गहराई बढ़ने के साथ साथ नाइट्रोजन विसरण दर, ऑक्सीजन विसरण दर और कार्बन डाई विसरण दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई सी भी पूछ ले, आपके दिमाग पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपके दिमाग में यह सिद्धांत रहना चाहिए कि गहराई बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ता है, सघनता बढ़ती है, कोई सी भी गैस होगी उसकी विसरण दर हमेशा ही घटेगी, कोई सी भी गैस हो, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए गैस का नाम दे देगा। ऐसे नहीं बोलेगा मृदा वायु की विसरण दर कम होती है, ज्यादा होती है, वो बोल देगा नाइट्रोजन की विसरण दर कम होती है, ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण दर कम होती है, ज्यादा होती है। उस समय स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने वाला तो मामला ही नहीं, बहुत आसान सी बात है। तो आपसे नाइट्रोजन विसरण दर पूछे, ऑक्सीजन विसरण दर पूछे, कार्बन डाइऑक्साइड विसरण दर पूछे, कोई से भी विसरण है गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, कम। क्यों? क्योंकि मृदा क्या होगी, सघन। मृदा सघन होने से क्या होता है, रंध्रावकाश प्रतिशत कम हो जाता है, जिससे वायु की विसरण दर कम हो जाती है। यही मृदा वायु है। दूसरा, मृदा वायु में ये चीज आपको याद रखनी है भी कौन सी वायु का कितना संगठन होता है। तो ये मत समझिए यहां पे सिर्फ मृदा संरचना ही आपको करवाया जा रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर किए जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो मिट्टी है इसके अंदर जनरली क्या है, पौधों की जड़ें हैं, ठीक है, ये पौधों की जड़ें। उसके अलावा इस मिट्टी के अंदर आपको और क्या देखने को मिलेगा, सूक्ष्म जीव देखने को मिलेंगे। अगर आपको पता हो तो सूक्ष्म जीवों की ऊर्जा निर्माण दर बहुत तेज होती है, यानी इसमें श्वसन दर होती है वो बहुत तेज होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनकी जो सूक्ष्म दर होती है वो बहुत, सूक्ष्म दर क्या, श्वसन दर जो होती है वो बहुत तेज होती है। इस बात को आपको हमेशा माइंड में रखना है। अब देखो, मिट्टी है वो क्या है, स्थल मंडल है ना, ठोस है वो स्थल मंडल होता है। कल ही बताया था, सतह से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ स्थल मंडल है मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर, अर्थ के अंदर, है ना, धरती के अंदर 200 किलोमीटर तक ही ठोस है और वो ही स्थल मंडल है। 200 किलोमीटर के बाद तो तरल स्टार्ट हो जाता है। और मिट्टी जो, धरती जो है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 6378 किलोमीटर होती है। धरती है, अर्थ है, इसकी त्रिज्या 6378 किलोमीटर है, जिसमें से ऊपर की जो परत होती है वो ठोस होती है, वो 200 किलोमीटर की होती है और उसी को अपने स्थल मंडल बोलते हैं। तो अब मृदा के रंध्रों के बीच में वायु का स्रोत क्या होगा जी, वायुमंडल होगा। जो गैसें आएगी वो कहां से आने वाली है, वो गैसें आएगी वायुमंडल से। अब हम गैसों की बात करें तो गैसों में सबसे पहले क्यों ना अपने नाइट्रोजन की ही बात कर ली जाए। देखो, नाइट्रोजन भी वायुमंडल से आना है, ऑक्सीजन भी वायुमंडल से इसके अंदर जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल से ही आना है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है भरमार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है, ग्रेट आयरनी है, यानी ये एक बहुत बड़ी विपदा है कि वायुमंडल में 78.08% नाइट्रोजन होते हुए भी हमें खेतों में यूरिया के कट्टे ला के ठोकने पड़ते हैं ना। यानी नाइट्रोजन उर्वरक सबसे ज्यादा उपयोग में लेना पड़ता है और वायुमंडल में ये खूब होता है। देखो, ये जो नाइट्रोजन है
इसको क्या है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, जैसे आपने सहजीवी सुना होगा, राइजोबियम, जो दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवन करता है। कुछ होते हैं जिनकी पौधों की जड़ों से कोई मतलब नहीं होता, मुक्त जीवी होते हैं, जेक्टोबैक्टर है, जिसोपाइरलम है ना, इस तरह के, बिजरंग की भी है, कोलेस्ट्रिडम भी है। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो समतंत्र नाइट्रोजन है, समतंत्र नाइट्रोजन यानी अस्थिर होती है, ये गैसीय अवस्था में होती है, इधर उधर भागती रहती है, तो इसको क्या करते हैं, इसको स्थिर कर देते हैं, इसका स्थिरीकरण कर देते हैं। गैस कभी स्थिर थोड़ी होगी, अगर हम उसको यौगिक में बदल दें, NO3 नाइट्रेट के अंदर बदल दें या अमोनिकल फॉर्म में बदल दें, तो वो ठोस हो जाएगी, और जब वो ठोस हो जाएगी तो वो स्थिर हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। पहले गैस थी, स्थिर नहीं थी, अब ठोस हो गई तो स्थिर होगी। इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, इसी को अपने क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो, वायुमंडल से नाइट्रोजन मिट्टी के रंध्रों के बीच में आनी है, जाहिर सी बात है, जो कण है वो इसमें अवरोध पैदा करेंगे, इस वजह से नाइट्रोजन का प्रतिशत कम आएगा। लेकिन कुछ नाइट्रोजन को क्या करेंगे, ये जो सूक्ष्म जीव है जो स्थिरीकरण कर देते हैं, वो क्या कर लेंगे, इसको पकड़ लेंगे और इसको किसमें बदल देंगे, ठोस के अंदर बदल देंगे, जिससे यहां पर नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। और यही कारण होता है कि वायुमंडल की तुलना से मृदा के अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्यादा होता है। ये अच्छे से आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें ऑक्सीजन। देखो, जड़ें होती है, उसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें से कोई सा भी नील हरित शैवाल अंदर नहीं होता है, ठीक है, धरती के अंदर। तो अब अंदर जो है वो कोई प्रकाश संश्लेषण करने वाला तो जीव है ही नहीं, प्रकाश संश्लेषण से ही ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन मुक्त करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन लेने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं। जड़ें हैं वो श्वसन में ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार है, सूक्ष्म जीव है वो तो बहुत ज्यादा श्वसन करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार है। ऊपर से ऑक्सीजन जानी वायुमंडल से है, तो मिट्टी के जो कण है वो अवरोध पैदा करेंगे, जितनी वायुमंडल में ऑक्सीजन है उतनी है रंध्रों के बीच में नहीं जा पाएगी। और दूसरा, वहां पे लोग तैयार बैठे हैं, ऑक्सीजन आए तो सही हम लेने के लिए तैयार हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। इसलिए वायुमंडल की तुलना से जो मृदा होती है उसमें ऑक्सीजन का स्तर हमेशा ही कम होता है, ये अच्छे से माइंड में रखना। नेक्स्ट अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था वायुमंडल की तुलना से मिट्टी के अंदर 10 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब 10 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने का कारण क्या है, मृदा के अंदर जानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ही है और मृदा की विसरण दर कम होती है। अब बताओ भी कैसे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जा सकता है। देखिए क्या होगा, ये जो सूक्ष्म जीव है और ये जड़ें हैं, ये श्वसन में क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जो फटाफट है वो धरती से बाहर नहीं निकल पाएगी, मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाएगी, रंध्रों से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इनकी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा श्वसन करते हैं। प्लस दूसरा क्या है, कुछ वायुमंडल से भी तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, इस वजह से मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी, वायुमंडल से इनकी तुलना करने पर इनकी मात्रा कम ज्यादा क्यों हुई है। क्लियर है यहां तक? अगर आपके ये स्थिति क्लियर हो गई है तो अपने आगे बढ़ते हैं। ये मृदा वायु की बात, मृदा संरचना के साथ साथ मैंने आपको मृदा वायु भी बता दिया है। अब मैं फटाफट आपको बोल देता हूं और एक यहां पे कुछ ट्रिकी चीजें बता देता हूं। देखिए, मृदा का जो कुल आयतन है उसमें से 50% ठोस है, इस ठोस में 45 खनिज है, 5% कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ बोले तो जड़, सूक्ष्म जीव और ह्यूमस आते हैं। और 50% भाग होता है, 50% जो भाग होता है वो रंध्रावकाश होता है, जिसमें 25% वायु होती है और 25% जल होता है। और ये स्थिति सिर्फ आपको फील्ड कैपेसिटी पे, क्षेत्र धारण क्षमता पर ही देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। इतनी संरचना याद रख लोगे तो बहुत है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक टॉपिक आपका क्लियर कर दिया जिसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, वो है मृदा वायु। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे फॉर्मूले भी बता दिए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। फॉर्मूलों की वैल्यू क्या है, देखो फॉर्मूलों की वैल्यू ये है कि जब आप पोषक तत्व पढ़ेंगे तो वहां मात्राएं पीपीएम में होती है, कुछ की प्रतिशत में होती है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर है वहां पे कुछ मात्राएं प्रतिशत में, कुछ पीपीएम में। आपने प्रतिशत में पूछी, अगले ने पीपीएम में पूछ ली। आपने पीपीएम में पढ़ी,
अगले ने प्रतिशत में पूछ ली। अब क्या सारी वैल्यू डबल डबल याद करोगे? प्रतिशत में भी, पीपीएम में भी, ऐसा तो संभव नहीं है ना। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ कन्वर्टर याद रखना है, यानी जो कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है वो याद रखना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमारा मृदा संरचना वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल, मृदा प्रच्छेदिका। अब देखिए मृदा प्रच्छेदिका हम डायग्राम बनाएंगे। प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब जानकारी। प्रोफाइल तो आजकल समझते होंगे, फेसबुक प्रोफाइल लगाते हो, व्हाट्सएप प्रोफाइल लगाते हो, टेलीग्राम बला बला, पता नहीं कौन कौन सी आप प्रोफाइल लगाते हैं ना। तो प्रोफाइल का मतलब होता है खुद की जानकारी। अब आप में से कई जवान तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम ही से नहीं डाल रखे हैं ना, तो प्रोफाइल में खुद का ही नाम होता है, फोटो डालना तो दूर की बात होती है। तो प्रोफाइल का मतलब होता है खुद की फोटो, खुद का नाम, खुद की जानकारी। कोई कैटरीना कैफ की फोटो लगा देता है, कोई सनी देओल की लगा देता है ना, सब अपने अपने हिसाब से लगा देते हैं। उनकी प्रोफाइल थोड़ी है, प्रोफाइल तो आपकी है। तो इसी तरह से मृदा प्रोफाइल क्या होगी? अगर आप किसी सतह से मिट्टी को देखते हैं, किसी सतह से अगर आप मिट्टी को देखते हैं, क्या आपको मिट्टी की पूरी जानकारी मिल जाती है? ऊपर ऊपर से बता देंगे कि क्या मिट्टी के अंदर क्या है? नहीं बता सकते। तो इसलिए हमें मिट्टी जहां है वहां तक तो जाना ही पड़ेगा। सतह से लेकर मृदा का ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल या खड़ा काट, जहां तक मिट्टी है वहां तक का काट। अब मिट्टी कहां तक है? समझ लो जहां चट्टानें शुरू हो जाती है, जहां चट्टानें शुरू हो जाती है वहां पर मिट्टी खत्म हो जाती है। तो मृदा का वर्टिकल काट या फिर मृदा का खड़ा काट या मिट्टी का ऊर्ध्वाधर काट मृदा प्रच्छेदिका कहलाता है। जहां चट्टानें स्टार्ट हो जाए समझ लो मृदा खत्म हो जाती है, चट्टानें स्टार्ट हो जाए समझ लो मृदा है वो खत्म हो जाएगी। तो जो मृदा प्रच्छेदिका है यानी सोइल प्रोफाइल है वो कहां तक पूरी हो जाती है? वो चट्टानों तक पूरी हो जाती है। चट्टानों को कभी भी मृदा प्रच्छेदिका में नहीं पढ़ा जाता है, सोइल प्रोफाइल में नहीं पढ़ा जाता है। फिर भी हम हर एक प्रोफाइल के डायग्राम में चट्टानें दिखाते हैं। चट्टानें इसलिए दिखाते हैं कि जी मृदा प्रच्छेदिका यहां आकर खत्म हो जाती है। अब चट्टानों को अपने क्या बोलते हैं? जनरली चट्टानों को बोलते हैं बेड रॉक बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? आर सेंसर भी बोल सकते हैं, आर ओरिजिन भी बोल सकते हैं। सेंसर क्या होता है अभी अपने बात करेंगे। देखो जब आप मिट्टी का वर्टिकल काट काटेंगे तो सारी की सारी मिट्टी एक जैसी नहीं होती है, उस मिट्टी में आपको अलग अलग परत दिखाई देती है। सारी मिट्टी एक जैसी नहीं होती है, उस मिट्टी में आपको अलग अलग परतें दिखाई देगी। और ये सोइल प्रोफाइल मृदा प्रच्छेदिका में दिखने वाली अलग अलग परतें या फिर अलग अलग जो परत है, लेयर है, उसी को अपने सेंसर या फिर क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। जैसे मैं जिस रीजन में रहता हूं उस रीजन में हमारे मिट्टी ऊपर ऊपर से थोड़ी सी गहरे रंग की, उसको थोड़ा खोदते हैं तो फिर हल्के रंग की, फिर जनरली अपने और नीचे खोदते हैं तो लाल रंग की मिट्टी निकल आती है, और उसके बाद और खोदते हैं तो उसमें ढेले निकलने लग जाते हैं, लोकल में जिसको धोलक कहा जाता है। फिर और खोदते हैं तो नीचे पत्थर की परत निकल जाती है। तो ये जो मृदा प्रच्छेदिका है, सोइल प्रोफाइल है, इसके अंदर आपको अलग अलग परतें दिखाई देती है। उन्हीं परतों को सेंसर या फिर क्या बोलते हैं? अपने ओरिजिन बोलते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल सोइल का वर्टिकल काट है ना, वर्टिकल जो सेक्शन है, मृदा का जो खड़ा काट है, उसी को अपने मृदा प्रच्छेदिका बोलेंगे। अब देखिए अपने मृदा प्रच्छेदिका की वन बाय वन बात करते हैं। अगर हम पहुंचे जंगलों में, वनों वाली भूमि के अंदर, तो वहां ऊपर ही ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल ताजा गिरी हुई पत्तियां होगी, टहनियां होगी, जंतुओं के अवशेष होंगे, कोई मरे वगैरह जंतु भी हो सकते हैं ना, ये मटेरियल दिखेगा। और यहाँ पर जो पत्तियां पड़ी है आप उनको देख के पहचान जाओगे, ये नीम की पत्ती है, ये टाली की पत्ती है, यानी शीशम की पत्ती है, ये पीपल की पत्ती है, आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसको थोड़ा सा आप साइड में करोगे, उसको थोड़ा सा साइड में करोगे तो आपको इसके नीचे पूर्ण अर्ध सड़ी गली जो पत्तियां वगैरह, ये जो कार्बनिक पदार्थ है, ये जो जंतुओं का, जीव पौधों का अवशेष है, ये आपको थोड़ा अपघटित, पार्शियली डिकम्पोज मिलेगा, अर्ध अपघटित मिलेगा। ऊपर तो आपको ताजा मिलेगा, उसके जस्ट नीचे क्या मिलेगा? आपको पार्शियल मिलेगा, यानी अर्ध अपघटित मिलेगा। ये दोनों ही परतें किसकी है? बिल्कुल प्योर कार्बनिक पदार्थ की है। यहाँ पे मिट्टी वगैरह, खनिज वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर है। इसलिए हम इस भाग को, इस सेंसर को, इस परत को ओरिजिन यानी ओ सेंसर बोलते हैं। ओ सेंसर का मतलब होता है कार्बनिक सेंसर। क्या बोलेंगे अपने इसको? कार्बनिक सेंसर। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा? वनों वाली भूमि के अंदर ही होता है, बाकी कहीं पर नहीं होता है। अपने खेतों में क्यों नहीं होगा? इसके पीछे कारण क्या है? ये जो अपने खेत है इसमें भी तो पौधों के अवशेष, जंतुओं के अवशेष पड़ते रहते हैं, हम खाद भी देते हैं, लेकिन हम लगातार क्या करते हैं? इसमें हल चलाते रहते हैं। हल चलाने की वजह से क्या होता है? ये सारा मिट्टी में मिक्स हो जाता है और कार्बनिक जो पदार्थ है उसकी परत कभी भी बनी नहीं रहती है।
तो ये जो संस्तर है, ओ संस्तर या कार्बनिक संस्तर है, ये खेती योग्य भूमि के अंदर अनुपस्थित होता है, यानी प्रेजेंट होता ही नहीं है, और जो वनों वाली भूमि होती है उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। 2 क्वेश्चन बनेंगे जो इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे गए हैं, फटाफट ध्यान दीजिए इस पे। ओ संस्तर कौन सी मृदाओं में अनुपस्थित होता है? तो जी ओ संस्तर होता है वो खेती योग्य भूमि के अंदर अनुपस्थित होता है। वनों वाली भूमि का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है? वनों वाली भूमि का सबसे ऊपरी संस्तर होता है वो ओ संस्तर होता है। ओ बोले तो ऑर्गेनिक या कार्बनिक संस्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं, इसके जस्ट जो नीचे का भाग है वहां मिट्टी स्टार्ट हो जाती है। मिट्टी स्टार्ट हो जाती है, सबसे ऊपर की मिट्टी यही है, उससे ऊपर तो कार्बनिक पदार्थ था, वो सिर्फ वनों वाली भूमि में। बाकी कहीं भी देखेंगे तो आपको मिट्टी दिखेगी, उसको हम बोलेंगे ए संस्तर। कौन सा संस्तर बोलेंगे? इसको अपने ए संस्तर बोल दिया जाता है। ए संस्तर, ये है अपना ए संस्तर। ठीक है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर की मिट्टी है ये, तो हम इसको टॉप ओरिजिन भी बोल देंगे, टॉप संस्तर भी बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे टॉप संस्तर भी बोल दिया जाता है। अब देखो, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। अस्तित्व में 2 ही भाग होते हैं, वैसे बांट अपने 3 भागों में सकते हैं इसको। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, गौर फरमाइए। देखिए, सबसे पहले तो A1, ठीक है, उसके बाद A2, और तीसरा कौन सा होगा? A3। अस्तित्व में मैंने कहा 2 ही होते हैं, A1 और A2। A3 सिर्फ समझने के लिए और कुछ नहीं है। A3 को कभी गिनती में नहीं लेना है, गणना नहीं करनी है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी गणना नहीं की जाती। अगर आप कंपटीशन में पास हो गए तभी आपकी गणना होगी, और अगर आप फेल हो गए, चाहे आपने मेहनत की है नहीं की, आपकी गणना नहीं होगी, इसलिए मेहनत अच्छी करी है। ठीक है, तो ए संस्तर को अच्छे से पढ़ने के लिए हमने इसको कितने भागों में बांट दिया? 3। अब देखो, ओ संस्तर भी अपना पहले से कितने भागों में बंटा हुआ था? ओ संस्तर है वो 2 भागों में बंटा हुआ था। ऊपर वाले को O1 बोल दो और नीचे वाले को क्या बोल दो? O2। जैसे हमने A को 3 भागों में बांटा है, उसी तरह से हम O को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। O1 में ताजा कार्बनिक पदार्थ था और O2 के अंदर अर्ध अपघटित यानी पार्शियल डिकम्पोज मटेरियल था। अब अपने नेक्स्ट ए संस्तर के अंदर चलते हैं। ए को हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहले हम बात करते हैं A1 की। देखो, A1 में क्या होता है, जो ऊपर से कार्बनिक पदार्थ आता है, ऊपर से जो भी कार्बनिक पदार्थ आता है वो इस मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है, और ये पूर्णतः सड़ा गला होता है, कंप्लीटली डिकम्पोज होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पूर्णतः अपघटित। क्या लिखेंगे अपने? पूर्णतः अपघटित ऑर्गेनिक मैटर। किसमें होता है? A1 में होता है। और जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसका रंग हमेशा ही गहरा होता है, यानी गहरे भूरे से काले के आसपास का होता है। तो पूर्णतः अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है, और इसकी वजह से इसका रंग कैसा होगा? गहरा रंग होगा। ये A1 की विशेषता है। और सबसे ज्यादा जो हल चलते हैं वो A1 में ही चलते हैं। सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ मिलता है। मृदा में बात करें तो O संस्तर को छोड़ दो, क्योंकि खेती योग्य भूमि में तो O संस्तर होता ही नहीं है। तो O को छोड़ दें, उसके बाद सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ आपको A1 के अंदर ही मिलने वाला है, वो भी पूर्णतः सड़ा गला, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है? गहरा होता है। खेती की दृष्टि से उत्तम होती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ अच्छा होता है, लगातार हल चलता है, लगातार कार्बनिक पदार्थ मिलता है, इस वजह से ये भुरभुरी होती है। भुरभुरी होती है तो रंध्रावकाश प्रतिशत ज्यादा होता है, जल धारण क्षमता भी इसकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट अपने बात करें A2। A2 में क्या होता है? जनरली ये थोड़ा सा डेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हल वगैरह कम चलते हैं, तो ऊपर से जो भी पानी आएगा वो जनरली इसमें थोड़ा रुकेगा। इसकी वजह से इसमें जो भी सेक्सिव ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है ना, ये होते हैं, ये क्या हो जाएंगे? पानी के साथ घुल जाएंगे, और घुलकर फिर ये नीचे की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देंगे। इसको अपने हिंदी में तो बोलते हैं निक्षालन, और अंग्रेजी में बोलते हैं लीचिंग। तो इसमें A2 के अंदर जो भी मटेरियल था वो पानी के साथ घुलकर नीचे चल पड़ा। घुलता तो A1 में भी है, लेकिन A1 में तो और मिल जाता है, साइकिल चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट A2 में कार्बनिक पदार्थ इतना आता नहीं है, और जो भी इसमें सेक्सिव ऑक्साइड और जो भी साल्ट होते हैं वो घुलकर नीचे की तरफ चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो रंग देने वाला मटेरियल था वो तो नीचे चला गया। रंग देने वाला जो मटेरियल था वो तो नीचे चला गया, और इसका रंग कैसा हो जाएगा? हल्का रंग हो जाएगा। A1 का रंग कैसा था? गहरा था। A2 का रंग कैसा हो जाता है? हल्का। सेक्सिव ऑक्साइड और जो साल्ट होते हैं उनका घुलकर नीचे जाना वैसे तो लीचिंग या निक्षालन कहलाता है, लेकिन यहां एक स्पेशल टर्म होती है एल्यूवेशन। क्या होती है? एल्यूवेशन। हिंदी में भी लिख देता हूं, एल्यूवेशन। ये एक टर्म होती है इसके लिए स्पेशल, एल्यूवेशन। A2 से जो लवण है, सेक्सिव ऑक्साइड है, उनका घुलकर नीचे की परतों में चले जाना क्या कहलाएगा? एल्यूवेशन कहलाएगा। हिंदी में इसको निक्षालन याद रखना है, निक्षालन कहलाएगा।
जिसकी वजह से A2 का रंग जो होता है वो हल्का हो जाता है। मैंने कहा A3 अस्तित्व में नहीं होता, A3 की तो बाद में बात करेंगे अपने, ठीक है। A3 समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए है वो भी अपने बाद में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंसर स्टार्ट हो जाता है वो अपना सेंसर स्टार्ट हो जाता है बी सेंसर। कौन सा सेंसर स्टार्ट हो जाएगा? बी सेंसर। जब ऊपर वाले को हमने ए बोला तो इससे नीचे वाले को हम क्या बोल देंगे? ऊपर वाले को ए बोला तो इसको बी बोल देंगे, ऊपर वाले को टॉप बोला तो इसको हम क्या बोल देंगे? सब सोइल सेंसर बोल देंगे। यानी सब सोइल का मतलब अधो सेंसर, यानी नीचे का जो सेंसर है वो इसको बोल दिया जाता है। अब देखो, मैंने कहा वनों वाली भूमि में सबसे पहले ओ सेंसर मिलता है और खेती योग्य भूमि में सबसे पहले ऊपर कौन सा सेंसर मिलेगा आपको? ए सेंसर। खेती योग्य भूमि में सबसे जो ऊपरी सेंसर होता है वो हमेशा कौन सा होता है? ए सेंसर होता है, जिसको अपने टॉप सेंसर भी बोलते हैं। अब देखो, हमने पिछला जो डायग्राम देखो, सोइल साइंस की खास बात यह है कि पहले लेक्चर से अंतिम लेक्चर जो है वो सब जॉइंट है, कोई भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जस्ट पीछे हमने संरचना वाला जो डायग्राम बनाया था उसमें यह था कि 45% जो है वो खनिज है और 5% है वो क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। तो मिट्टी जब स्टार्ट हो जाती है इसका मतलब खनिज ज्यादा हो जाता है। तो ए सेंसर को हम क्या बोल सकते हैं? प्रथम खनिज सेंसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर वाला था वो तो सिर्फ वनों वाली भूमि में जहां वनस्पति ज्यादा थी वहां था, और वहां सिर्फ ऊपर क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। इसके जस्ट नीचे वाला इसमें मिट्टी ज्यादा है, कार्बनिक पदार्थ है कम है, इसलिए हम इसको फर्स्ट खनिज सेंसर बोलेंगे। जब इसको हमने फर्स्ट खनिज सेंसर बोल दिया तो इसके नीचे वाले को हम क्या बोल देंगे? सेकंड खनिज सेंसर, क्योंकि इसमें भी तो ज्यादा क्या है? खनिज ही है, कार्बनिक पदार्थ तो न के बराबर है। वो अभी अपने बात कर लेते हैं कार्बनिक पदार्थ है या नहीं है तो कितना है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऊपर वाले को हम फर्स्ट खनिज सेंसर बोलेंगे और नीचे वाले को सेकंड खनिज सेंसर बोलेंगे। वनों वाली भूमि में ऊपरी सेंसर है वो किसका बना हुआ है? वो पूरी तरह से कार्बनिक पदार्थ का, तो हमने उसको तो कार्बनिक सेंसर बोल दिया था, ठीक है। अब देखिए आगे, ये जो बी सेंसर है इसमें क्या घटना घटती है? जो ए सेंसर से मटेरियल घुल के आया वो बी में आकर जमा हो जाता है, और A2 से जो घुल के आया है मटेरियल उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था एल्यूवेशन बोला था या निक्षालन बोला था। इस वजह से हम इसका नाम ई सेंसर भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? ई सेंसर। यानी सबसे ऊपर कौन सा है? ओ है, उसके नीचे कौन सा है? A1 है। A1 को आप ए बोल सकते हैं और A2 को आप क्या बोल सकते हैं? ई बोल सकते हैं। हमने इन तीनों की अब तक बात कर ली, इन तीनों की बात कर ली। A3 का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। सबसे ऊपर O वनों वाली भूमि में, खेती योग्य भूमि में A, और उसके बाद A2 जो होता है उसको हमने यहां पर क्या बोल दिया? E। A2 को ही E कहा जाता है, अच्छे से याद रखना। A2 से कम पुकारा जाता है, E से ज्यादा पुकारा जाता है। तो ज्यादा क्या रखना है आपको? ई सेंसर ध्यान में रखना है। अब बी को भी अच्छे से पढ़ने के लिए हम इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं? 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। देखो, B1 कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखना B1 का। B2 का ही अस्तित्व होता है बी में, बाकी किसी का अस्तित्व होता ही नहीं है। B3 का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो B1 और B3 जो है समझ लो नहीं है। बाकी बचा B2, उसी को प्योर बी बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला सेंसर कौन सा है जिसका अस्तित्व है? बी है, और बी में किसका अस्तित्व होता है? सिर्फ B2 का होता है। अब देखो B2 के अंदर क्या होता है? ऊपर से जो भी मटेरियल, ई सेंसर से जो भी मटेरियल घुल के आया, सेक्स ऑक्साइड या फिर लवण, वो सारे के सारे आकर किसमें जमा हो जाते हैं? B2 के अंदर जमा हो जाते हैं। इस वजह से B2 का रंग गहरा हो जाता है। इसलिए जब भी अपने गड्ढा खोदते हैं तो नीचे की मिट्टी लाल निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि ऊपर से आयरन ऑक्साइड घुलकर सारा नीचे इकट्ठा हो गया था। नीचे इकट्ठा क्यों गया और नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि नीचे तो और कठोर मृदा आ गई, अब नीचे तो जा नहीं सकता है, वो यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को इल्यूवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इल्यूवेशन कहा जाता है। इल्यूवेशन कहा जाता है। ये दोनों प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसे होते हैं, एल्यूवेशन और इल्यूवेशन। इसको हमने क्या बोला? इल्यूवेशन बोल देते हैं। इल्यूवेशन हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं अपने। मात्राएं मैंने आपको कल बता दी थी, जो सुंदर होती है वो हम लगा देते हैं। तो ये क्या है? इल्यूवेशन है, और उसके ऊपर वाला एल्यूवेशन है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? सीधा सा याद रखना, ABCD में ई पहले आता है तो मध्य में भी ई सेंसर ऊपर आता है, ई वाली घटना ऊपर आती है। और ABCD में आई बाद में आता है तो मर्दा में भी आई वाली घटना होती है, वो बाद में आती है। वो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको इस ट्रिक से याद रह जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े, जो मटेरियल ई से घुल के आया, ई बोले तो A2 से जो घुल के आया वो किस में जमा हो गया, B2 में, और इस क्रिया को हम इल्यूएशन कहते हैं। हिंदी के अंदर इसको निक्षेपण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, निक्षेपण। क्या बोला जाएगा इसको, निक्षेपण बोला जाएगा, निक्षेपण। ठीक है, ये है निक्षेपण। याद रखिएगा ना, निक्षेपण देख लेना सही लिखा है या गलत लिखा है, हिंदी थोड़ी कमजोर है ना, तो ये इसको अपने क्या बोल देते हैं, निक्षेपण बोल देते हैं। तो ये B2 की बात होगी। मैंने कहा पूरे B में B1 B2 B3 के अंदर सबसे ज्यादा जो अस्तित्व में वो B2 है, B1 और B2 का कोई अस्तित्व नहीं है, सॉरी B1 और B3 का कोई अस्तित्व नहीं है, और उनकी अपने बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपने बात करें नेक्स्ट जो सेंसर आता है वो कौन सा होता है, नेक्स्ट जो सेंसर है वो है C सेंसर। कौन सा सेंसर है, C सेंसर। नेक्स्ट जो है वो है C सेंसर, C सेंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंसर है वो C सेंसर है। इसमें क्या मिलेगा, चट्टानों के टुकड़े मिलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा मिट्टी के कण मिलेंगे, उसके अलावा छोटे छोटे मिट्टी के कण मिलेंगे, यानी मृदा व चट्टानों का मिश्रण मिलता है, मृदा व चट्टानों का मिश्रण मिलता है। ये इस बात को दर्शाता है, ये इस बात को दर्शाता है कि चट्टानें टूट रही है, चट्टानों का अपक्षय हो रहा है। कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो आपको देखना पड़ेगा, तब जाके बात समझ में आएगी। चट्टानें टूटने को चट्टानों की अपक्षय बोलते हैं या वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग हो रही है, चट्टानों के टूटने से ही मृदा का निर्माण होता है। यहां पर चट्टानें टूटती हुई दिखाई दे रही है। देखो लाइक में बहुत कंजूसी आ रही है, मैंने इसमें पूरा मन लगा दिया है लेक्चर पढ़ाने में, तो आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं और लोगों को शेयर क्यों नहीं करते हैं, आप लोग जो व्यूज है उसको क्यों नहीं इंक्रीज करते हैं। आपको ही पता है क्लासें लंबे समय तक कब बनी रहती है, जब मोटिवेशन मिलता रहता है। तो ये चट्टानें टूट रही है और चट्टानें टूटती हुई दिखाई दे रही है, और चट्टानों के टूटने से ही मृदा का निर्माण होता है। तो यहां पर आपको मृदा निर्माण दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आपको यहां पे मृदा निर्माण दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा, मृदा निर्माण जरूर दिख रहा है। अब आपसे पूछ ले, मृदा निर्माण की क्रिया किसमें जारी रहती है, मृदा निर्माण की क्रिया, मृदा निर्माण की क्रिया किसमें जारी रहती है, C सेंसर में, C ओरिजिन के अंदर जारी रहती है। ये बात तो अपने बाद में करेंगे, यहां बोर्ड की अपने को जरूरत है, एक बार इसको हटा देते हैं। आपसे पूछे कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया है वो किसमें जारी रहती है, तो आप बोलोगे C सेंसर में रहती है। देखो मिट्टी किससे बनती है, चट्टानों से। मिट्टी का पेत्रक पदार्थ कौन है जी, चट्टानें हैं। तो जाहिर सी बात है C सेंसर में आपको पेत्रक के अवशेष देखने को मिलेंगे। किसके अवशेष देखने को मिलेंगे, पेत्रक पदार्थों के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो हम इसको पेत्रक सेंसर भी कह सकते हैं, इसको अपने क्या बोलेंगे, पेत्रक सेंसर भी कह देंगे, पेत्रक सेंसर। पेत्रक सेंसर आपसे पूछ ले किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, C सेंसर को कहा जाता है, क्योंकि इसमें चट्टानों के टुकड़े हैं और चट्टानें ही मृदा का निर्माण करती है। तो पेत्रक सेंसर कौन सा हो जाएगा, C सेंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। और C सेंसर के अंदर ही मृदा निर्माण की प्रक्रिया है वो जारी रहती है, C सेंसर में ही मृदा निर्माण की प्रक्रिया जारी रहती है, इसलिए हम इसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। चट्टानें किसमें बदल रही है, मृदा के अंदर बदलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सबस्ट्रेटम बोल दिया। क्या बोल दिया इसको हमने, सबस्ट्रेटम बोल दिया। लैटिन भाषा में इसको स्पेरोलिन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपने इसको, स्पेरोलिन बोल देते हैं। क्या बोल देंगे इसको अपने, स्पेरोलिन। क्या बोल देंगे, स्पेरोलिन बोल देंगे। देखिए बी के नीचे वाला जो सेंसर है वो कौन सा है, C सेंसर। C सेंसर में मृदा निर्माण की घटना आपको दिख रही है, इसलिए मृदा निर्माण जारी किसमें रहता है, C में। C को पेत्रक सेंसर कहते हैं क्योंकि इसमें चट्टानों के टुकड़े हैं, और इसी को हम सबस्ट्रेटम भी बोलते हैं, इसको स्पेरोलिन भी बोल देते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस या सोइल जेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, निर्माण होना। तो सोइल जेनेसिस या पेडोजेनेसिस का मतलब होता है मृदा निर्माण होना। सोइल जेनेसिस या पेडोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मृदा निर्माण होना। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये हो गया अपना C सेंसर। अब मैं फटाफट दोबारा से बताता हूं। वनों वाली भूमि में ऊपर कार्बनिक पदार्थ होगा जिसको कार्बनिक सेंसर या O सेंसर कहते हैं,
ठीक है, इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। O1 में बिल्कुल ताजा मटेरियल होगा, O2 में अर्ध अपघटित होगा। उसके जस्ट नीचे मिट्टी स्टार्ट हो जाती है, यानी पहला खनिज संस्तर स्टार्ट हो जाता है जिसको A संस्तर बोलते हैं। और जो खेती योग्य भूमि है वहां पे O संस्तर नहीं होता, सबसे पहले A संस्तर ही दिखता है। तो इसको हम टॉप सेंसर भी बोल सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से 2 का अस्तित्व है, 1 का अस्तित्व नहीं है। A1 इसमें पूर्णतः अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है, ये भुरभुरा होता है, इसमें लगातार कर्षण क्रियाएं होती रहती है, जल धारण क्षमता अच्छी होती है, वायु विसरण दर अच्छी होती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होती है, रंग गहरा होता है। इसके जस्ट नीचे वाला थोड़ा कठोर होता है, कुछ एक पौधों की जड़ें इसमें पहुंच पाती है, और इसका जो इसके अंदर जो भी सेक्सियो ऑक्साइड और साल्ट होते हैं वो घुलकर नीचे की तहों में चले जाते हैं, जिसको एल्यूवेशन या फिर निक्षालन या लीचिंग कहा जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग धुलकर नीचे चला गया, वॉश आउट हो गया। इसकी वजह से इसका रंग कैसा होगा? हल्का रंग होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपने बात करें, ये जो मटेरियल यहां से घुल के गया उस प्रक्रिया को हमने एल्यूवेशन बोला, इसलिए इस सेंसर को आप ई सेंसर भी बोल सकते हैं। उसके बाद A3 को एक बार छोड़िए, A3 को जस्ट 2-3 मिनट बाद अपने समझेंगे। A2 से जो भी E से जो भी घुल के आया वो B में आके जमा हो गया, उसको हमने इल्यूवेशन बोला या फिर जिसको हमने निक्षेपण बोला। B को भी हम अच्छे से समझने के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं, B1, B2, B3। B2 के अंदर आके मटेरियल जमता है, इस वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है? गहरा। B1 और B3 का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए एक बार हम इसकी बात नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे कौन सा सेंसर होता है? C। B जो है वो A और C के बीच में होता है। सबसे ऊपर खेती योग्य भूमि में कौन सा है? A सेंसर, जिसको फर्स्ट खनिज सेंसर बोला। उसके नीचे कौन सा हो जाएगा? सेकंड खनिज सेंसर हो जाएगा, यानी B सेंसर हो जाएगा। जब हमने A को टॉप सेंसर बोला तो नीचे वाले को हम क्या बोल देंगे? सब सोइल सेंसर बोल देंगे। देखिए कार्बनिक पदार्थ हमेशा A में ही होता है, B में कैसे कार्बनिक पदार्थ पहुंचेगा? कोई कार्बनिक पदार्थ घुल के इसमें थोड़ा बहुत पहुंच जाता है तो बात अलग है, वैसे जनरली नहीं पहुंचता है, और इसी कारण से इसको अपने क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर लेस ओरिजिन, यानी कार्बनिक पदार्थ वहीन सेंसर बोल दिया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर लेस सेंसर किसको बोलते हैं? अपने बी को, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ऊपर ही ऊपर हो सकता है, आप गड्ढा खोद के तो खाद नहीं देने वाले हैं ना, इसलिए बी के अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम मिलता है। तो बी में ज्यादा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ खनिज होगा। और बी के नीचे क्या है? सी, और सी के नीचे है चट्टाने। चट्टाने लगातार टूटती रहती है, मैंने कहा था मृदा निर्माण प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, निरंतर जारी रहने वाली क्रिया है, लेकिन धीमी प्रक्रिया है। ये चट्टानें टूटती है, जिससे ये देखो चट्टानों के टुकड़े देखने को मिल रहे हैं, बीच बीच में आपको मृदा देखने को मिल रही है। ये मृदा निर्माण प्रक्रिया जारी है, पेडोजेनेसिस जारी है या सॉइल जेनेसिस जारी है। ये कौन से सेंसर में होती है? सी सेंसर में। यहाँ चट्टानों के टुकड़े हैं, मृदा के पेत्रक पदार्थ चट्टाने हैं, चट्टानों के टुकड़े होने के कारण इसको पेत्रक सेंसर भी कहा जाता है, इसको पेत्रक सेंसर भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखिए यहां चट्टाने कभी भी सेंसर में नहीं गिनोगे। सेंसर कौन कौन से है? O है, उसके बाद A है, A1 को A बोल दो, A2 को E बोल दो, B में 3 है लेकिन मेन कौन सा है? B2 है, उसको B बोल दीजिए, और उसके बाद कौन सा है? C है। तो मृदा में मास्टर सेंसरों की संख्या, मुख्य सेंसरों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। आपसे पूछ ले मृदा में सेंसर कितने होते हैं, आप कितने बताओगे? 5। मैंने कहा A3 को नहीं गिनना है, B1 को नहीं गिनना है, B3 को नहीं गिनना है। क्यों नहीं गिनना है? इसके पीछे एक कारण बनता है, अभी देखिए क्या कारण बनता है। देखिए हाँ, ये जो चट्टाने हैं ये किसमें टूट रही है? यहां पे C में, और जो C है वो और छोटा होता जा रहा है, यानी जो कण है वो और छोटे होते जा रहे हैं, और वो किस में बदल जाएगा? B में बदल जाएगा। बी में बदल रहा है, यानी चट्टानों के टुकड़े छोटे छोटे कणों के अंदर बदल रहे हैं, जिसकी वजह से मृदा बन रही है। तो ये जो B3 है ना, यहां पर आपको क्या मिलेगा? B का और C का मिश्रण मिलेगा। B और C का क्या मिलेगा? यहां पर आपको मिश्रण मिलने वाला है, B और C का मिश्रण मिलेगा, मिक्सअप मिलेगा यहां पे। तो ये क्लियर नहीं है कि ये कौन से B का है या C का है, यानी मिक्सअप देखने को मिलता है। तो ये क्या है? स्थानांतरित सेंसर है। B3 जो है वो स्थानांतरित है, यानी C किस में स्थानांतरित हो रहा है? B में। ये स्थानांतरित सेंसर होता है। अब B जो है वो किस में स्थानांतरित हो जाता है? A में बदल जाता है। तो जब वो A में बदलता है तो बीच का जो कुछ भाग होता है उसमें A और B के बीच के लक्षण होते हैं। A के लक्षण ऊपर ज्यादा होंगे तो उसको हमने A3 बोल दिया, और B के लक्षण नीचे ज्यादा होंगे इसलिए हमने इसको B1 बोल दिया। तो ये दोनों बीच वाले ये इस बात को दर्शाते हैं कि यहां पर स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये भी स्थानांतरित सेंसर है। A3 B1 B3 स्थानांतरित सेंसर है, यानी ट्रांसफर ओरिजिन है। ठीक है, ये ट्रांजिशियल ओरिजिन कहलाते हैं।
A3, B1 और B3 इनको कभी भी नहीं गिना जाता है। A1 को A बोलो, A2 को E बोले, B2 को B बोल सकते हैं और उसके बाद C। चट्टाने कभी भी मर्दा के अंदर नहीं आती है, क्योंकि चट्टाने तो अलग चीज है और मर्दा है वो अलग चीज है। हम बात किसकी कर रहे हैं? सॉइल प्रोफाइल की कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिर्फ मर्दा मर्दा की बात की जाती है। ये हो गया यहाँ पे मर्दा प्रच्छेदिका। इसका एक आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। मैंने कहा था कार्बनिक पदार्थ सिर्फ वनों वाली भूमि में, उसके बाद ए संस्तर होता है। ये देखिए ए संस्तर है और यहाँ पे रंग कैसा है? गहरा। ये ई संस्तर है, यहाँ पे वॉश आउट हो गया, मटेरियल घुल के नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे अपना ये अपना ई संस्तर हो जाएगा। उसके नीचे कौन सा आ जाएगा? ये अपना जनरली आप देखोगे तो बी संस्तर आ जाएगा। आप इधर देखेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आपको आ जाएगी। इस वाले में अपने देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए ऊपर ही ऊपर जो होगा वो ऑर्गेनिक होगा, ये सिर्फ वनों वाली भूमि में मिलेगा। उसके जस्ट नीचे कौन सा होगा? ए होगा। ये सिर्फ आपको कहां पर देखने को मिलेगा? एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये जो ऊपर ही ऊपर वाला होगा, ये जो ऊपर ही ऊपर वाला होगा, ये कौन सा होगा? ओ होगा। इसके जस्ट नीचे मर्दा वाला होगा, यानी जिसमें कार्बनिक पदार्थ तो मिला हुआ है लेकिन इसमें मर्दा ज्यादा है, तो हमने इसको ए सेंसर बोला पीछे, टॉप सॉइल। उसके जस्ट नीचे आप देखो, इसके जस्ट नीचे ई सेंसर आ गया, ये ई सेंसर आ गया। और ई सेंसर देखो हल्के रंग का है। क्यों हल्के रंग का है? क्योंकि यहाँ पे मटेरियल क्या हो गया? वॉश आउट हो गया। ये देखो मटेरियल यहाँ पे वॉश आउट हो गया। ये मटेरियल वॉश आउट होके कहां चला गया? बी के अंदर चला गया। ये देखो बी के अंदर जाके जमा हो गया। इस वजह से यहाँ का रंग गहरा हो गया और यहाँ का रंग जो है वो हल्का हो गया। और ए है उसका रंग गहरा है और ऊपर ही ऊपर है वो कौन सा? ओ है। वो सिर्फ वनों वाली भूमि में होता है, खेती योग्य भूमि में नहीं होता। उसके जस्ट नीचे सी आ जाएगा। सी में ये चट्टानी है, ये टूटती हुई दिखाई देगी, जिस वजह से यहाँ चट्टानों के टुकड़े भी होंगे और यहाँ पर क्या होंगे? रंध्र भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप इमेज देख सकते हैं। अभी देखो गौर से देखना, ये पूरी की पूरी जो मर्दा प्रच्छेदिका देख रहे हो, इसमें ऊपर का रंग कैसा है? गहरा है। उसके नीचे रंग कैसा है? हल्का है। और ये वापस रंग कैसा हो गया? गहरा। और ये यहाँ पे सी है, मर्दा निर्माण जारी है और यहाँ पे नीचे चट्टानी है। तो आर या बेडरॉक को कभी ना गिने। गिने किसको? ओ को गिने, ए को गिने, बी को सॉरी ए को गिने, ई को गिने, बी को गिने और सी को गिने। बस सिर्फ अपने इनको गिना जाता है। यही क्या है? सॉइल प्रोफाइल होता है। पीछे मैंने अच्छे से समझा दिया। ये इमेज प्रॉपर दर्शा नहीं रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल से बताया नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये सारा मामला जो है वो क्लियर हो गया होगा। वैसे इसमें भी अगर आप देखना चाहते हो तो इसने क्या है, ये ऊपर ही ऊपर ओरिजिन दे दिया। उसके बाद उसने क्या दे दिया? ए दे दिया। जो लाइट कलर के हैं उसने बीच में 2 दे रखे हैं। तो ये अच्छी इमेज नहीं है, इसलिए मैंने इधर वाली इमेज में आपको थोड़ा क्लियर आउट कर दिया। मेरे हिसाब से आपको मर्दा प्रच्छेदिका समझ में आ गया होगा। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूं मैं, इससे संबंधित जो होती है। कई बार पूछ लिया जाता है सोलम सेंसर किसे कहा जाता है? सोलम सेंसर किसे कहा जाता है? सोलम बोले तो सॉइल है ना। सोलम सेंसर किसे कहा जाता है? मिट्टी किसमें है? ए और बी के अंदर मिट्टी है। थोड़ा इधर लिख देता हूं, आपको दिखेगा नहीं ना, यहां लिख देता हूं। सोलम सेंसर किसे कहा जाता है? ए और बी को कहा जाता है। सोलम बोले तो मर्दा। कल हमने पहला जो लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर बात की थी ना, उसके अंदर अपने बोल रहे थे कि सोलम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फर्श, और जिसको हम आजकल मर्दा शब्द के लिए यूज करते हैं। और मर्दा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। आपसे पूछ ले सोलम ओरिजिन कौन सा है, तो आप बोलेंगे A+B है ना। एक कई बार पूछ लिया जाता है रिगोलिथ सेंसर कौन सा है? रिगोलिथ सेंसर कौन सा होता है? रिगोलिथ सेंसर का मतलब होता है मर्दा प्लस चट्टाने के टुकड़े। मर्दा प्लस चट्टानों के टुकड़े। मर्दा प्लस चट्टानों के टुकड़े। मर्दा तो ए में भी है, बी में भी है और चट्टानों के टुकड़े सी में भी है। A+B+C को अपने क्या बोलेंगे? रिगोलिथ सेंसर बोलेंगे। A+B+C को अपने रिगोलिथ सेंसर कहा जाता है। A+B+C, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोलम प्लस सी। सोलम कौन सा है? A+B, तो ये क्या हो जाएगा? A+B+C हो जाएगा। तो रिगोलिथ सेंसर सोलम प्लस सी बोल दो या फिर A+B+C बोल दीजिए। एक शब्द होता है रिगोसोल, एक शब्द है रिगोसोल्स। देखिए रिगोसोल्स क्या होता है? एक शब्द आता है आपका रिगोसोल्स। देखिए रिगोसोल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई नई मर्दा है, अभी उसमें सेंसर विकसित ही नहीं हुए। नई मर्दा है, उसमें अभी कोई सेंसर विकसित ही नहीं हुए, ओरिजिन विकसित ही नहीं हुए, यानी बिना सेंसर की मर्दा है।
उसमें कोई भी परतें आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, रिगोसोल बोल देंगे। जिसमें सेंसर नहीं होते हैं, विदाउट ओरिजिन की जो सॉइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिगोसोल कहते हैं। और रिगोलिस सेंसर A+B+C, सोलम सेंसर कौन सा होता है, A+B। मास्टर सेंसरों की संख्या कितनी होती है, 5, OAEBC होती है। और सबसे वनों वाली भूमि में सबसे ऊपरी O होता है, खेती योग्य भूमि में A होता है, मृदा निर्माण C में जारी रहता है, और जहां पर मटेरियल जाके जमा हो जाता है वो B सेंसर होता है। E वाला एलिवेशन प्रक्रिया E सेंसर या A2 के अंदर होती है, और I इल्यूवेशन जो प्रक्रिया होती है यानी जो निक्षेपण होता है वो B के अंदर होता है। इतना आपको ध्यान रखना। और B में भी स्पेशली किसमें होता है, B2 के अंदर होता है। मृदा प्रच्छेदिका आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपने बात करें टॉप सॉइल एंड सब सॉइल। देखो मैंने कल बात की थी कि चट्टानों से ज्यादा कल अपने बात कर रहे थे भूपपड़ी के बाद, भूपपड़ी में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना था, और भूपपड़ी के बाद आज हमने बात की मृदा प्रच्छेदिका की। मृदा प्रच्छेदिका के साथ साथ मृदा के संरचना की भी बात की। अब बात आती है मृदा का एक बहुत ही सिंपल वर्गीकरण, एक बहुत ही साधारण सा वर्गीकरण, ठीक है। तो फटाफट पीछे वाला टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया, मृदा संरचना और मृदा प्रच्छेदिका आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बताइए। भी समझ में आया तो आगे बढ़े, नहीं तो यहीं रुके रहते हैं। जी आया समझ में, है ना। मृदा प्रच्छेदिका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन लगभग क्या होता है, पक्का होता है। अब जो मैं आपको बताऊंगा टॉप सॉइल और सब सॉइल, यानी पृष्ठीय मृदा और अवमृदा। ये पर्सनल चैट में लग रहे हैं, मानविंदर सिंह, श्यामाराम, ठीक है, यस यस यस, समझ में आया, मतलब मैं ठीक ठाक टीचर हूं, समझ में आ जाता है आप लोगों को, क्या बात, ठीक है। अभी तक तो सभी का जी सर आया है ना। क्या बात, कुछ बोल रहे हैं नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं ना, आदेश आ गए आपके। तो नेक्स्ट है टॉप सॉइल या सब सॉइल। टॉप सॉइल यानी ऊपर की मिट्टी, ऊपर की मिट्टी बोले तो पृष्ठीय मृदा, ठीक है। और नीचे की मिट्टी को अपने क्या बोलेंगे, सब सॉइल। ऊपर की कितनी ऊपर की, नीचे की तो कितने नीचे की। जो सतह होती है उसके ऊपर की जो 15 सेंटीमीटर मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। ऊपर की जो 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, टॉप सॉइल। और 15 सेंटीमीटर के बाद जितनी भी नीचे की मिट्टी आ जाती है वो सारी की सारी क्या है, सब सॉइल है, यानी अवमृदा है। अवमृदा को आप क्या बोलेंगे, अधोमृदा भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सब सॉइल भी बोलते हैं। ऊपर की मिट्टी को आप क्या बोलेंगे, ऊपर की मिट्टी को आप पृष्ठीय मृदा बोल देंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या बोल देंगे, टॉप सॉइल बोल देंगे। उसके अलावा एक चीज और बोलते हैं, ये जो हल मैं बना रहा हूं इस हल को आप सभी लोग जानते होंगे, इसको देसी हल या इंडिजीनियस प्लाऊ या फिर भारतीय हल कहा जाता है। और इसकी खोज है वो भारत में सन 2900 ईसा पूर्व हुई थी, है ना, इसलिए इसको भारतीय हल या फिर इंडिजीनियस प्लाऊ कहा जाता है। जब ये खेत में चलता है तो ये 15 सेंटीमीटर की मिट्टी उठाता है। कितनी मिट्टी उठाता है, 15 सेंटीमीटर की मिट्टी को मतलब मैनिपुलेट करता है, उसमें फेर बदल करता है, इसलिए ये टॉप सॉइल है। इसको अपने क्या बोल देते हैं, प्रो स्लाइस सॉइल, प्रो स्लाइस सॉइल, ठीक है। इसको पृष्ठीय मृदा या टॉप सॉइल या फिर प्रो स्लाइस सॉइल भी बोल दिया जाता है। तो टॉप सॉइल के कई सारे नाम, और जो सब सॉइल है उसके दो नाम, अवमृदा और अधोमृदा, अंग्रेजी में सब सॉइल, ये आप अच्छे से याद रखिए। अब देखो इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपको यहां साथ साथ में याद करवा देता, लेकिन फटाफट फटाफट कमेंट करते जाना अगर आपको समझ में आती है। खेती कार्य किसमें होता है, टॉप सॉइल या सब सॉइल, फटाफट कमेंट करिए। खेती कार्य किसमें होता है जी, खेती कार्य होता है पृष्ठीय मृदा के अंदर, सॉरी, खेती कार्य जो होता है
वो पृष्ठीय मृदा में होता है। कौन सी मृदा में होता है? पृष्ठीय मृदा में हल वल चलते हैं। अधिकांश फसलों की जो जड़ें हैं वो 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ज्यादातर अपने फसलें लगाते हैं फील्ड क्रॉप, और फील्ड क्रॉप की जड़ें 15 सेंटीमीटर तक ही सीमित हो जाती है। तो अधिकांश जो फसलें होती है वो 15 सेंटीमीटर में ही होती है, 15 सेंटीमीटर में ही जड़ें जाती है, 15 सेंटीमीटर में ज्यादातर हल चलते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी किसकी होगी? पृष्ठीय मृदा की या अवमृदा की? अवमृदा में तो फाड़ा जाएगा नहीं, हल जाता ही नहीं है, ज्यादातर किसमें जाता है? पृष्ठीय मृदा में जाता है। तो कर्षण क्रियाएं ज्यादा किसमें होती है? पृष्ठीय मृदा में। हल वल किसमें चलेंगे? भूपरिष्करण किसमें होगा? पृष्ठीय मृदा में, जिसमें क्या है? जड़ें ज्यादा होगी या कर्षण क्रियाएं ज्यादा होगी, और जिसमें भूपरिष्करण होगा वो मिट्टी भुरभुरी होगी। हम खाद भी किसमें देंगे? पृष्ठीय मृदा में। पत्ते वत्ते गिरेंगे वो भी किसमें गिरेंगे? पृष्ठीय मृदा में। यानी ये पत्ते वत्ते जो है या जो खाद है ये कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थ किसका भोजन होता है? सूक्ष्म जीवों का भोजन होता है। जहां भोजन होता है वहीं संख्या ज्यादा होती है, तो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि किसमें ज्यादा होगी? फटाफट कमेंट करें। सूक्ष्म जीवों की गतिविधि पृष्ठीय मृदा में ज्यादा होगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। देखो ऊपर की 15 सेंटीमीटर मिट्टी है वो ही टॉप सॉइल है। अधिकांश कर्षण क्रियाएं, अधिकांश जो फसलें हैं फील्ड क्रॉप है, उनकी जड़ें किसमें रहने वाली है? पृष्ठीय मृदा में रहने वाली है। इसलिए कर्षण क्रियाएं भी किसमें करोगे? पृष्ठीय मृदा में। भूपरिष्करण भी किसमें करोगे? पृष्ठीय मृदा में। कार्बनिक पदार्थ भी ज्यादा किसमें होगा? पृष्ठीय मृदा में। चाहे हम ऐड करें चाहे पौधों का अपने आप गिर रहा है, पृष्ठीय मृदा में ज्यादा होगा। जहां कार्बनिक पदार्थ ज्यादा वहां सूक्ष्म जीव ज्यादा, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का भोजन क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। तो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि भी ज्यादा किसमें होती है? पृष्ठीय मृदा के अंदर ज्यादा होती है। हल चलते हैं, कार्बनिक पदार्थ डालते हो, जड़ें होती है, तो मिट्टी भुरभुरी ज्यादा कौन सी होगी? पृष्ठीय मृदा। जो भुरभुरी ज्यादा होगी उसमें रंध्रावकाश प्रतिशत ज्यादा होगा। रंध्रावकाश प्रतिशत ज्यादा किसमें होता है? पृष्ठीय मृदा में। जिसमें रंध्रावकाश प्रतिशत ज्यादा होगा उसमें वायु विसरण दर ज्यादा होगी। वायु विसरण दर ज्यादा किसमें होगी? पृष्ठीय मृदा में ज्यादा होगी। जिसमें रंध्रावकाश प्रतिशत ज्यादा होता है उसमें जल धारण क्षमता भी ज्यादा होती है। जल धारण क्षमता ज्यादा किसमें होगी? पृष्ठीय मृदा के अंदर सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता होती है। बस यही पृष्ठीय मृदा टॉप सॉइल में याद रखना था। और आपको क्या याद रखना है? बड़ी सिंपल सी बात है। एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी लास्ट में बात करेंगे, पहले और अब अपने अवमृदा की बात करें, जस्ट विपरीत बात करेंगे। इसमें कार्बनिक पदार्थ कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर लेस होती है। तो कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि भी क्या है? बहुत कम है। कार्बनिक पदार्थ कम है, हल वल इसमें चलता नहीं है, जड़ें वगैरह इसमें कुछ ज्यादा जाती नहीं है। ये कठोर होती है, भुरभुरी कम होती है। कठोर मतलब सघन होती है, सघन मतलब इसका जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। इसका जो घनत्व होता है वो जनरली क्या होता है? ज्यादा होता है। डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो जो अवमृदा अधोमृदा होती है वो सघन ज्यादा होती है, रंध्रावकाश प्रतिशत कम होता है, जल धारण क्षमता कम होती है, वायु विसरण दर कम होती है, कार्बनिक पदार्थ कम होता है, और खेती की दृष्टि से कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होने वाली मृदा बढ़िया होती है। तो बढ़िया कौन सी होगी? ज्यादा उर्वरक कौन सी होगी? पृष्ठीय होगी। कम उर्वरक कौन सी होगी? अवमृदा या अधोमृदा होगी। लेकिन मृदा संरचना किसकी अच्छी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। फटाफट लाइक कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत ढंग से ये टॉपिक करवा दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन आपको समझ में आया है तो बताइए मृदा संरचना किसकी बढ़िया होगी? टॉप सॉइल की या फिर सब सॉइल की? टॉप सॉइल या फिर सब सॉइल की? किसकी जो मतलब भौतिक दशा है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो अच्छी होगी? देखिए ऊपर वाली जो मिट्टी है उसका लगातार उपभोग हो रहा है, लगातार उसमें हल चल रहे हैं, लगातार उसमें खेती कर रहे हैं, संरचना उसकी बिगड़ चुकी है। नीचे की मिट्टी है वो वर्जिन सोइल है, बिल्कुल नई मिट्टी है, अभी इसकी जो संरचना पड़ी हुई है वो बढ़िया है। तो मृदा संरचना बी की बढ़िया होती, अवमृदा की या अधोमृदा की बढ़िया होती है, और उर्वरता होती है वो पृष्ठीय मृदा की बढ़िया होती है। और जो भौतिक दशा होती है वो पृष्ठीय मृदा की खराब होती है, और भौतिक दशा बढ़िया किसकी होती है? अवमृदा या अधोमृदा। बाकी सारे गुण जो है वो टॉप सॉइल के बढ़िया होते हैं, बट जो भौतिक दशा होती है वो सब सॉइल की बढ़िया होती है। ध्यान रखिएगा। फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो पृष्ठीय मृदा, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा, उर्वर मान भी ज्यादा, रंध्रता प्रतिशत, भुरभुरी भी ज्यादा, रंध्रता प्रतिशत भी ज्यादा, जल धारण क्षमता भी ज्यादा होती है। क्लियर है? याद रह जाएगा। अब इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि भी ज्यादा। अधोमृदा में कार्बनिक पदार्थ कम, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि भी क्या होगी? कम होगी। जो भुरभुरापन है वो कम होगा, कठोर ज्यादा होगी, सघन ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगी, जिससे रंध्रावकाश प्रतिशत कम होगा, जिससे वायु विसरण दर कम होगी, जिससे जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है।
पारगम्यता पूछे तो भुरभुरी होती है, उसकी पारगम्यता ज्यादा होती है, यानी पृष्ठीय मृदा की पारगम्यता ज्यादा होती है, और अवमृदा या दो मृदा की पारगम्यता होती है वो कम होती है। इसके अलावा और क्या पूछ लेगा, सब कुछ तो अपनी बात कर लिए ना एग्जामिनर, और कुछ नहीं पूछ पाएगा। जितना पूछना चाहिए उतना हमने बता दिया। लेकिन जब बात आती है भौतिक दशा की, तो भौतिक दशा अधोमृदा की बढ़िया होती है, और जो पृष्ठीय मृदा होती है उसकी भौतिक दशा कमजोर होती है। उर्वर पृष्ठीय ज्यादा होती है, अधोमृदा होती है वो उर्वर कम होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, उस पर गौर फरमाना, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली है। हमने क्या कहा, ऊपर की जो 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय मृदा। क्या बोलेंगे, पृष्ठीय मृदा। देखो 1 हेक्टर का मतलब होता है 100 मीटर ही लंबा, 100 मीटर ही चौड़ा, यानी इसका क्षेत्रफल होता है 1 हेक्टर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछ ले 1 हेक्टर की पृष्ठीय मृदा का वजन कितना है। 1 हेक्टर की पृष्ठीय मृदा का वजन कितना है, 1 हेक्टर की पृष्ठीय मृदा का वजन होता है 2.25 इंटू 10 की पावर 6 किलो। 1 हेक्टर की पृष्ठीय मृदा का वजन अच्छे से याद रख लो कितना होता है, 2.25 इंटू 10 की पावर 6 किलो होता है। क्लियर है। 1 हेक्टर की पृष्ठीय मृदा का वजन 2.25 इंटू 10 की पावर 6 किलो होता है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, ये जनरली 22,50,000 किलो। अगर हम सीधा किलो में कन्वर्ट करें, 1 हेक्टर की 15 सेंटीमीटर यानी पृष्ठीय मृदा का वजन 22,50,000 किलो आ जाता है। टन में पूछ ले, क्विंटल में पूछ ले तो कैसे बताओगे। सबसे पहले तो अगर क्विंटल में पूछ ले तो आप कितना बताओगे, 22,500 क्विंटल, क्योंकि 1 क्विंटल के अंदर किलो कितना होता है, 100 किलो होता है, तो इसको कितने से भाग दे दोगे आप, 100 से भाग दे दोगे। अगर टन में पूछ ले तो आप कितना बता दोगे, 2250 टन बता देंगे। क्यों बता देंगे, क्योंकि 1 क्विंटल में कितने टन होता है, 10, तो हम इसको कितने से भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे। कहने का मतलब 1 हेक्टर की पृष्ठीय मृदा का 1 हेक्टर की पृष्ठीय मृदा का वजन 2.25 इंटू 10 की पावर 6 किलो। अगर किलो में बात करें तो 22,50,000 किलो, अगर क्विंटल में बात करें तो 22,500 क्विंटल। ठीक है, ये देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 1 हेक्टर की पृष्ठीय मृदा का वजन 2.25 इंटू 10 की पावर 6 किलो, या फिर 22,50,000 किलो, या फिर 22,500 क्विंटल, या फिर टन में बात करें तो 2250 टन होता है। ज्यादातर जो वजन है वो टन में पूछा जा सकता है, या फिर हमने इसको समीकरण टाइप लिख दिया है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको करना है। मैंने क्या बोला, 1 हेक्टर की पृष्ठीय मृदा का वजन 2.25 इंटू 10 की पावर 6 किलो होता है। कितना वजन होता है, 10 की पावर 6 किलो होता है। ठीक है, और टन के अंदर मैंने सीधा सा आपको बता दिया 2250 टन होता है। 1 हेक्टर की 15 सेंटीमीटर मृदा का वजन आपके सामने है, मैंने इसको सोल्व करके भी आपको बता दिया। क्वेश्चन सिंपल सा आता है, 1 हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मृदा, 1 हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होगा। 1 हेक्टर की ऊपर की 15 सेंटीमीटर मृदा का वजन तो है 2250 टन। टन में अगर बात करें तो अपने, तो इसने क्या पूछा है, 1 हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होगा। देखो 15 सेंटीमीटर का है 2250, तो 1 सेंटीमीटर की मृदा का वजन कितना होगा, 15 से आप इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 टन। 1 हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन 150 टन होता है। इस लाइन को अच्छे से याद रख लीजिए, 1 हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन 150 टन होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ ले कि 2 हेक्टर की 5 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होगा। अब चाहे कुछ भी पूछ ले, आपको 1 की यूनिट का पता है। 1 हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना है, 150 टन। तो 1 हेक्टर की 5 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना हो जाएगा, 150 को आप क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2 हेक्टर की 5 सेंटीमीटर मृदा का, 2 हेक्टर की 5 सेंटीमीटर मृदा का वजन, 1 हेक्टर की 1 सेंटीमीटर का 150, 1 हेक्टर की 5 सेंटीमीटर का गुणा 5 कर दो, और 2 हेक्टर की 5 सेंटीमीटर मृदा का वजन ये हो जाएगा। तो ये लगभग अपना कितना आ जाएगा, 1500।
कितना टन आ जाएगा जनरली? 1500 टन इसका आंसर आ जाएगा। 2 हेक्टेयर की 5 सेंटीमीटर मृदा का जो वजन होता है वो जनरली 1500 टन होता है। तो इस तरह से आपको जनरली क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ये 2 चीज तो आपको याद रखनी है। तीसरी आप ये याद रख लो, 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन 150 टन होता है। 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन 150 टन होता है। क्लियर है? ये मैं चलो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर बात करते हैं। जितने मैंने आपको टॉपिक कराए हैं, मृदा संरचना करवा दिया, मृदा प्रच्छेदिका करवा दिया और पृष्ठीय मृदा और अवमृदा करवा दिया। इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन अपने फटाफट यहां पे देखते हैं। तो जितने भी लोग हैं फटाफट लाइव हो जाइए। ये कई लोग जो पर्सनल चैट कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं पड़ा, इधर देखिए। अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो एंड तक आप स्टॉप बने हुए हैं, है ना? या फिर कोई दूसरे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी या कोई अदर एग्जाम है तो बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको इसी पर विशेष रूप से ध्यान देना है, औरों पर ध्यान नहीं देना है। चैटिंग वेटिंग का टाइम बहुत मिल जाता है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एक्सप्लेन तो हम पीछे कर चुके हैं, इसलिए हम आंसर पे चलेंगे। फटाफट आंसर देना है। मृदा के कुल आयतन का वायु प्रतिशत होता है, पहला क्वेश्चन, आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, मृदा के कुल आयतन का जल प्रतिशत होता है। 1 नंबर क्वेश्चन लिख के आंसर, 2 नंबर लिख के क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दीजिए। मृदा के कुल आयतन का खनिज पदार्थ प्रतिशत होता है, तीनों का आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, विजय चौधरी, राजवीर रिनवा, अनवित, कृष्णा वर्मा, जयदीप, राजवीर, साक्षी ढाका, साक्षी तरन, श्री राम यादव, हनुमानगढ़ वाले, महेश डामर, साक्षी, साहिल थ्योरी, पंकज कुमार, एक भाई यो हनी सिंह भी है ना, यो हनी सिंह भी अपनी क्लास देख रहा है, ध्यान रखना भी। देखिए, मृदा में कुल आयतन का वायु का प्रतिशत होता है 25, पहले का राइट आंसर सी। मृदा में कुल आयतन के जल का प्रतिशत होता है, ये भी 25, दूसरे का भी सी। मृदा के कुल आयतन का खनिज पदार्थ प्रतिशत होता है, ये होता है 45। इसका कौन सा राइट आंसर होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। मैच कर लो किसका क्या है, सही है या गलत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मृदा के कुल आयतन का कार्बनिक पदार्थ प्रतिशत कितना होगा? मृदा के कुल कार्बनिक प्रतिशत में से ह्यूमस प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट। क्या बात, आंसर ठीक आ रहा है। पूजा झा आंसर ठीक है, अनिशा बिश्नोई ठीक है आंसर, विक्रम मीणा ठीक है, शानदार आंसर, राजेंद्र कुमार ठीक आंसर, सालू हुड्डा ठीक है आंसर। देखिए, मृदा के कुल आयतन का कार्बनिक पदार्थ प्रतिशत 5 होता है, चौथे का ए ऑप्शन राइट। कुल कार्बनिक पदार्थ में से अकेला ह्यूमस कितना होता है? अकेला ह्यूमस होता है 80%, इसका राइट आंसर होगा डी। और जो कार्बनिक पदार्थ होता है या फिर जो ह्यूमस होता है, इसके अंदर अगर प्योर कार्बन देखें तो अकेला जो कार्बन होता है वो 58% होता है। अकेला जो कार्बन होता है वो 58% होता है। ठीक है, यानी जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें रेसे भी है, दूसरे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये पोषक तत्व भी है। अकेला प्योर कार्बन कितना होता है? ह्यूमस के अंदर प्योर कार्बन या फिर ऑर्गेनिक मैटर के अंदर प्योर कार्बन कितना होता है? उस प्योर कार्बनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं। क्या कार्बनिक कार्बन बोला जाता है? ओसी बोला जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ में से अगर प्योर कार्बन निकाले तो कितना होता है? 58%। ये भी आपको याद रखना है। यानी 100 किलो कार्बनिक पदार्थ होगा, उसमें कार्बन निकालने जाओगे तो आपको कितना कार्बन मिल जाता है? 58% कार्बन मिल जाता है। नेक्स्ट अगले 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर आप आंसर देना। छठा क्वेश्चन है, मृदा के किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहते हैं? मृदा के किस संस्तर को पेत्रक संस्तर कहते हैं?
मृदा के किस संस्तर को टॉप सॉइल संस्तर कहते हैं, मृदा के किस संस्तर को सब सॉइल संस्तर कहा जाता है? फटाफट आंसर कीजिए। कृष्ण मीणा राइट आंसर, सरस्वती नोखवाल ठीक है, नवीन पटेल शानदार, कनिष्या सिंह ठीक है, राजेंद्र कुमार सही आंसर, जयदीप सिंह ठीक है, विजय चौधरी, मोनू सुथार, विजय लोधा, अच्छी कुमावत, मनीष शर्मा शाबाश। देखिए मृदा के किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहा जाता है? ओ संस्तर को कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए। मृदा के किस संस्तर को पेत्रक संस्तर कहा जाता है? सी को ही कहा जाता है और ऑप्शन भी हमने इसको सी में ही रखा है। मृदा के किस संस्तर को टॉप सॉइल संस्तर कहा जाता है? ए संस्तर को, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। और उसके अलावा मृदा के किस संस्तर को सब सॉइल संस्तर कहा जाता है? बी संस्तर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन इसका सी राइट होगा। फटाफट मैच करिए, आपके आंसर सही आ रहे हैं क्या? फटाफट मैच करिए, आंसर कैसा आ रहा है? नेक्स्ट 10 नंबर, कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर, कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है इस स्लाइड में, वनों वाली भूमि में सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? 12वां क्वेश्चन है एल्यूवेशन संस्तर किसे कहते हैं? 13वां क्वेश्चन है इल्यूवेशन संस्तर किसे कहते हैं? फटाफट आंसर कीजिए। विक्रम मीणा ठीक भी, साक्षी ढाका ठीक है, उमेश शर्मा ठीक है, जोनू स्टूडियो ठीक है, फन विथ ये भी ठीक है, जयदीप, उमेश शर्मा, प्रमोद, भूमिका, पूजा, विपिन, हिमांशु, विजय, सुनील, रामेश्वर, प्रमोद, निहारिका, आरती ठीक है, आंसर सही आ रहा है। देखो कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर, कृषिगत मृदा में ओ तो अनुपस्थित होता है, फिर कौन सा आएगा? ए है वो इसका राइट आंसर है, यानी ए संस्तर सबसे ऊपर होता है। वनों वाली भूमि में सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है? ओ संस्तर होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी यहाँ देखिए संस्तर ए है, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। 11वें का देखिए आप, वनों वाली भूमि में ऊपरी संस्तर कौन सा होता है? ओ संस्तर होता है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ए ऑप्शन में। एल्यूवेशन संस्तर किसे कहा जाता है? एल्यूवेशन संस्तर A2 को कहा जाता है और A2 का दूसरा नाम EB होता है। तो 12वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। इल्यूवेशन संस्तर किसे कहते हैं? इल्यूवेशन संस्तर जो होता है वो जनरली B2 को कहा जाता है और यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन है। ये सारे के सारे मैंने पीछे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे, बढ़िया, इसको मैच करते जाइए फटाफट। नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन है इस स्लाइड पे 3 क्वेश्चन है। पहला 14 नंबर क्वेश्चन, मृदा के किस संस्तर में पूर्णतः अपघटित कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? कंप्लीटली डीकंपोज ऑर्गेनिक मैटर किसमें होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बनिक पदार्थ वहीन संस्तर है, कार्बनिक पदार्थ वहीन संस्तर है। और तीसरा क्वेश्चन है मृदा की 15 सेंटीमीटर ऊपरी परत को कहा जाता है। तो फटाफट आंसर कीजिए। विपिन कुमार ठीक आंसर, सिद्धार्थ ठीक आंसर, जसवंत ठीक आंसर, हनुमानगढ़ वालों के आंसर भी ठीक है, नवीन पटेल ठीक आंसर, जयदीप, निहारिका पांडे ठीक आंसर, सुमन कड़ेला ठीक आंसर, मोनू सुतार ठीक आंसर, सालू हुड्डा ठीक आंसर। देखो मृदा के किस संस्तर में पूर्णतः अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है? ए संस्तर में। इसका राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? बी। कार्बनिक पदार्थ वहीन संस्तर मैंने बताया था, बी में कार्बनिक पदार्थ नहीं पहुंचता है, तो बी संस्तर कार्बनिक पदार्थ वहीन बोला जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट है। मृदा की 15 सेंटीमीटर ऊपरी परत, पृष्ठीय मृदा भी बोलते हैं, कोई डाउट नहीं है, टॉप सॉइल ये भी बोलते हैं, कोई डाउट नहीं है, प्रोस्लाइस सॉइल भी बोलते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सारे ऑप्शन एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्यों? पीछे सारा हमने डिस्कस किया ही है। तो मैच कर लीजिए आंसर फटाफट। नेक्स्ट है 1 हेक्टर की पृष्ठीय मृदा का वजन होता है 18 नंबर, 1 हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन होता है। 19 नंबर, सोलम कौन से संस्तर को कहते हैं? 20 नंबर, रिगोलित कौन से संस्तर को कहा जाता है? फटाफट उत्तर कीजिए।
देखिए कृष्ण वर्मा ठीक है, विवेक मिश्रा आंसर ठीक है आपका, सारे आंसर एक साथ भी दे सकते हैं आप। नवीन पटेल, बुद्धि प्रकाश सैनी, विवेक मिश्रा, राजेंद्र कुमार, राजीव रिनवा, साक्षी तरड, मोनू सुतार, मुकेश, विपिन ठीक है। 1 हेक्टर की पृष्ठीय मृदा का वजन होता है 2.25 इंटू 10 की पावर 6 किलो, यानी ये बी ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पे बी ऑप्शन वाला आंसर राइट है। 1 हेक्टर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन थोड़ी देर पहले आपको कैलकुलेट करके बताया था 150 टन होता है, 18 नंबर का सी ऑप्शन राइट है। सोलम कौन से संयंत्र को कहते हैं जहां मिट्टी मिट्टी होती है ना, A+B को कहा जाता है, जहां चट्टाने नहीं होती सिर्फ मृदा होती है ना, तो A+B को कहते हैं। 19 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। रिगोलित कौन से संयंत्र को कहते हैं जी, रिगोलित जो है वो है A+B+C है ना। हालांकि यहां पे अगर ऐसा होता सोलम प्लस सी तो बी सही होता, मैंने कहा था, लेकिन बी ऑप्शन सोलम प्लस बी दे दिया ना, इसलिए बी सही नहीं है, सी ऑप्शन है वो ही सही है। 20वें का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो ये जो टॉपिक थे इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। अब ये आप क्वेश्चन मैच कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्लास अच्छे से पसंद आई है तो लाइक में कंजूसी ना करें। कल सेम ही पैटर्न से क्लास होनी है तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। उसके अलावा ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो वेब एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां कंप्लीट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स दिया हुआ है। या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.onlineagriculture.org उस पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कोर्स है वो उसके अंदर जो हिंदी और जीके का जो पार्ट है वो संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर द्वारा करवाया जाता है, और इसमें एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर जॉबनेर कोचिंग श्री गंगानगर यानी हमारे द्वारा करवाया जाता है। तो आप जल्दी कोर्स करना चाहते हैं और एक वेल मैनेज कोर्स चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे आज ही विजिट कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कंप्लीट पैकेज मिलेगा। कल सेमी शेड्यूल रहने वाला है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।